बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आपको रेड दिखाई देगा, लेकिन सुबह अगर आपको कहा जाता है 10 साढ़े 10 बजे के करीब की ये स्क्रीन होगी 2 बजे, तो जैसे कहते हैं ना कि टेक इट विद बोथ हैंड्स, ये उस तरीके का मार्केट है। निफ्टी बैंक ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी भी रिकवरी के मूड में। हाँ, मिड कैप में जरूर आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस दिन जहाँ पर ग्लोबल मार्केट कम्प्लीटली कोलैप्स हो रही थी, वहाँ पर हमारी मार्केट ने शानदार रेजिलियंस दिखाई है। चलिए इस शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया और वीरू भी रहेंगे मेरे साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 26,000 के करीब। भारतीय, एक्सिस बैंक, रिलायंस और मारुति ने भरा जोश। बैंक निफ्टी ने भी लगाया फ्रेश ऑल टाइम हाई। आज के ChatGPT, स्पॉटलाइट और बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। ब्लॉक डील के बाद पेटीएम और एम्फेसिस में कमजोरी। इधर ChatGPT शेयर सिमंस और हुडको में खरीदारी कम। रियल्टी और मेटल शेयरों में आज सबसे ज़्यादा कमजोरी। दोनों सेक्टर 1% से ज़्यादा फिसले। रियल्टी में 1.5% ज़्यादा गिरे। DLF, ओबेरॉय, ब्रिगेड और शोभा, साथ ही IT, फार्मा और कैपिटल गुड्स में भी कमजोरी। ब्लॉक डील और जेफरीज की बुलिश ब्रोकरेज से GMR में जो शेयर 5% ज्यादा उछलकर बना वायदा का टॉप गिरा। करीब 16 महीने के भाव के बाद 100 रुपए का भाव हुआ पार। वहीं ब्लॉक डील के बाद टूटा केन्स टेक, शेयर 5% गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। फिजिक्स वाला की दमदार लिस्टिंग। करीब 33% प्रीमियम के साथ 145 रुपए पर हुआ लिस्ट। 109 रुपए प्रति शेयर था इशू प्राइस। फिलहाल 37% ऊपर। कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री ने की प्री बजट बैठक। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से कैश पर डेरिवेटिव के मुकाबले एसटीटी कम रखने की सिफारिश की। बायबैक पर सिर्फ प्रॉफिट वाले अमाउंट पर टैक्स लगाने को भी सलाह दी। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और आज का प्राइस एक्शन काफ़ी शानदार है। अगर आप देखें, आज मार्केट ने सुबह पहले एक थोड़ी रेजिलेंस दिखाई, फिर वो डिप आई 9:30 बजे, 9:45 बजे तक करीब, जहां हम डे लो तक गए 25,877 तक गए, जो आज हमारा बाय जोन भी था। वैसे शेयर 25,850 से 25,900 का बाय जोन था हमारा, वहां तक गए और वहां से फिर मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। और छोटी ग्लोबल करेक्शन से अब शायद मार्केट ना डरे, ये एक आज मार्केट का वर्डिक्ट है। बैंक निफ्टी ने फिर नया ऑल टाइम हाई लगाया। फिर से बैंक निफ्टी ने आज रिकवरी को लीड किया। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो एक सेक्टोरल, जो एक लीडरशिप पॉकेट है, जो लीडरशिप इंडेक्स है, जब वो मार्केट की रिकवरी को लीड करे तो अपने आप एक कंफर्ट फैक्टर एक रिकवरी में ज़्यादा आता है और उस वजह से आपको थोड़ी सी खुशी भी रहती होगी। हाँ, आज की इस पूरी रिकवरी में अगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो थोड़ी मुझे कम पसंद आई, जिससे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क अभी भी रहेगा, वो है मार्केट ब्रेथ और मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप ने आज रिकवरी नहीं दिखाई, मतलब उतनी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी लार्ज कैप्स ने दिखाई। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें तो आज पूरे दिन गिरने वाले शेयर्स के फेवर में रहा है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे लिए मार्केट क्या करके देगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, मार्केट का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा, जो आपने सुबह सुझाया था कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट में, वही होती हुई नजर आई। निफ्टी के लेवल सटीक मिले, बैंक निफ्टी ने लीड किया। ब्रेथ हालांकि खराब है मिड कैप की वजह से, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स गिरे हैं, क्या ये एक चिंता का विषय है? इसलिए हमारे मार्केट ने, जैसे कल हमने मंडे की रैली देखी थी, शायद इसलिए आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, या फिर एक्सपायरी का दिन है इसलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है? और क्या अगर ग्लोबल मार्केट्स में इसी तरह की गिरावट आएगी तो वो चिंता की विषय होगी? और ऐसे मूड माहौल में कैसा लग रहा है अभी आपको मार्केट का टेक्सचर? क्या करना चाहिए, लेवल्स क्या होंगे? देखिए, मार्केट का आज रिस्पॉन्स बहुत सधा हुआ है। मार्केट को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अभी जो यूएस मार्केट में शायद एक थोड़ी सी रीजनेबल करेक्शन आ रही है, उसके बावजूद मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा। लेकिन मार्केट ने आपको ये मैसेज भी दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताबड़तोड़ भाग जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए। एक नज़र आपको ग्लोबल के ऊपर रखनी होगी। और अगर आपको देखना होगा, अगर यहाँ से यूएस मार्केट
अगर 10% गिर गया तो फिर आप गिरेंगे, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर आपकी मार्केट भी गिरेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ 1-2 दिन की करेक्शन है और अगर बहुत ज़्यादा कोई मार्केट ना गिरे तो कोई टेंशन नहीं है। मेन मार्केट का वर्डिक्ट ये है, और उसके लिए निफ्टी का लेवल जो होगा, जो आज सुबह में बात कर रहे थे 25,700 750, बस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अभी के लिए मार्केट का टेक्सचर। लेकिन बाय ऑन डिप्स है। आज जो सुबह हमारी बात हुई थी कि एक बार के लिए तो हम लीप ऑफ फेथ में बाय ट्रेड की बात करेंगे कि एक बार के लिए तो आप डिप पे बाइंग करिए और हो सकता है कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट करे और खासतौर से बैंक निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करे। तो ये तो आई थिंक एक लॉजिकल था। अभी भी मार्केट का जो टेक्सचर है ना श्रेया, वो एक बाय ऑन डिप्स का ही है। निफ्टी पर हमारी अप्रोच क्या है? निफ्टी पर अप्रोच रहेगी हमारी कि अभी के लिए आप लॉन्ग रहें और 25,800 और 25,900 का जो जोन है, जहां आज भी सुबह बात हुई थी, उस जोन में आप अपनी पोजीशंस को जोड़ें और लॉन्ग सौदों में करीब करीब 25,750 ये एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में आप लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें और एक लॉन्ग सौदे में श्रेया 58,700 का एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन जो हम सुबह बात कर रहे थे ना, मेन चर्चा यही है कि आपको एक बार तो एटलीस्ट मार्केट बाय ऑन डिप्स का ट्रेड देगा और इसके लिए एक बार तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए, उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। और वही जो है ना, इस एक्चुअली वही लॉजिकल ट्रेड भी है फ्रैंकली स्पीकिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा व्यू था, आई थिंक अगर किसी से भी आपने लॉजिकल व्यू पूछा होता आज सुबह इस गैप डाउन में क्या करना है, तो लॉजिकल व्यू वही रहा होता। बाय ऑन डिप्स। बिल्कुल। मैं तो एक व्यू ले रहा हूँ कि डरना मना है। मतलब पूरे टाइम यूएस मार्केट में इतनी बड़ी रैली हुई, मैसिव रैली हुई, उसमें हमने एक ढेले का पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो उनके गिरने से हम क्यों गिरे? अगर आप 25,400 25,500 से लेके बैठे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम 25,750 25,800, ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, तब तक कोई डर नहीं। ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ट्रेंड है बाय ऑन डिप्स का, तो आज उस पर जा रहे हैं। पहला सपोर्ट है 25,900 से 25,950 का, बाय करिए 25,900 से 25,950 के बीच में और ऐड करिए 25,850 से 25,900। मेरी फीलिंग ये है कि मार्केट फिर वहाँ से शायद आपको रिवर्सल दिखाए 10:30 11 बजे के बाद से पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। निफ्टी बैंक ने हमारा पहला बड़ा लक्ष्य जो था 59,000 का वो अचीव किया, जो हमने 58,000 पे एक टारगेट लिया था। अब नेक्स्ट बिग टारगेट 59,500 और 60,000 के हैं। एंट्री का बेस्ट जोन रहेगा 58,500 से 58,700। यहाँ पर भी मैं आज एक लीप ऑफ फेथ के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स इतना स्ट्रांग है और हर किसी ने रैली मिस की है, बहुत लोगों ने मिस की है, तो लोअर लेवल पे बाइंग आनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में अनुज मैं डिस्क्लेमर चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट रिलायंस पर रखना चाहूँगा पहला फोकस अनुज। रिलायंस आज एक इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर और आई थिंक स्ट्रेंथ प्रोवाइडर के लिहाज से क्रिटिकल है। इस स्टॉक ने 16 अक्टूबर से लेकर आज 18 नवंबर हो गई, अब तक नॉट अ सिंगल सेशन 10 डेमा वायलेट किया। आज भी शुरुआती दौर में कमजोरी थी और 10 डेमा से सपोर्ट लेके डे हाई पर। बट याद रखिएगा, मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 9 जुलाई 2025 को जब फर्स्ट टाइम रिलायंस में ब्रेकडाउन आया था, 10 डेमा टूटा था, वो यही लेवल था। तो रिलायंस आज कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है और करीब 11.25 लाख का इंडेक्स ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ गौर करने लायक है कि रिलायंस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता हुआ, और इसकी स्ट्रेंथ, इसके ऑप्शन स्टैट्स को प्लीज रीड कीजिएगा। दूसरा रखूंगा मैं मारुति। एक बड़े तेजी के फेज के बाद ये स्टॉक चला गया था पोस्ट अर्निंग्स थोड़ा सा कोलैप्स मोड में, फिर 50 डेमा को तोड़ा, फिर 50 डेमा को रीगेन किया, 10 डेमा को रीगेन किया और आज 20 डेमा को रीगेन किया। बहुत दिनों बाद एक कूलिंग ऑफ के बाद एक रीजनेबल कूलिंग ऑफ हुई टुवर्ड्स 50 डेमा, अब 20 डेमा को क्रॉस करता हुआ, और मैंने बहुत दिनों बाद अनुज इसमें इतना अच्छा डेवलपमेंट यानी OI एडिशन देखा है, वेल सपोर्टेड बाय लोअर पुट राइटर्स। तो नजर रखिएगा, बट आई थिंक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 16,000 16,050, वो इसके लिए यकीनन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि वो 31 अक्टूबर से पहले इसका एक बेस भी था साइकोलॉजिकल और एज पर द ऑप्शन राइटर्स। तो हो गया मारुति, एक हो गया रिलायंस, और तीसरा हो गया, जरा प्लीज दिखाइएगा, BHEL। एक बार फिर से कंसोलिडेट करने के बाद पोस्ट अर्निंग्स जो एक मूव आया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सेशन कंसोलिडेट हुआ।
असल में ये काफ़ी ओवरबॉट था, बट अब थोड़ी सी कूलिंग ऑफ के बाद स्टॉक फिर इजेक्ट करने को तैयार, 3 रुपये ऊपर। महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे रन में 24 अक्टूबर से लेकर अब टिल डेट तक 2 बार फ्लैग का ब्रेकआउट है, एंड इट्स सेकेंड टाइम अगेन स्क्रीन पे फ्लैग विजिबल है। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट फॉर इंडेक्स इट्स क्रिटिकल, क्योंकि इंडेक्स के सामने 26,000 का लेवल खड़ा हुआ है। अनुज, नो डाउट अबाउट दैट कि 26,000 को क्रॉस करना और ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिस प्रकार का लार्ज कैप का बिहेवियर है, लुक एट भारती। अनुज, आज भारती ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई लगाया। रिलायंस, आप देखिए, ऑटो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर थोड़े से भी ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहे तो ये ब्रेकआउट नवंबर की सीरीज में ड्यू लगता है। बिल्कुल लगता है वीरू, और मैं तो चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा एक बार देखिए यूएस मार्केट में बस स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो गिरना बंद कर दे, चलने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट में बस स्टेबिलिटी आ जाए, चलना भले ही ना करें वो, तो फिर वो हमारा ऑल टाइम हाई आ जाना चाहिए, और हो सकता है कि जल्दी आ जाए। अभी तो खैर देखिए यूएस मार्केट आज भी लग रहा है कि प्रेशर में होंगे। वहाँ पर जब एक मुझे बस थोड़ा सा चीज़ खटक रही है ना, वो नैस्डैक खटक रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से एनवीडिया वगैरह में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक आपको सिर्फ वो है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपको डरना चाहें तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की इस चाल को नहीं समझ सकते तो मंथ एंड के ऑप्शंस के थ्रू, पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज कर लें, लेकिन बने रहें इस मार्केट में। ये एक मेरा व्यू रहेगा। और आई थिंक जैसा आपने बोला कि ब्रेकआउट के हम काफ़ी करीब हैं, और आज का भी प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। बस एक तरीका ये हो सकता है कि आज कर लो, अब आपके लिए सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस हो सकता है। अब देखते हैं 26,000 के ऊपर हम वापस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। 26,000 पर काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे। 26,000 वैसे भी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो लेट्स वेट एंड वॉच उसके ऊपर के ब्रेकआउट के लिए। श्रेया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब शो में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्य का क्रम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल फिजिक्स वाला आईपीओ को लेकर है। कल ग्रो की हम चर्चा कर रहे थे, आज फिजिक्स वाला की लिस्टिंग हुई 33% प्रीमियम पर, 145 पर लिस्टिंग, उसके बाद भी चला 162 तक गया। क्या दिखा रहा है फिजिक्स वाला, इनफैक्ट ग्रो भी? क्या ये टेक आईपीओ बूम आ रहा है, या फिर पहले तो फिजिक्स वाला पर आपका व्यू जानना चाहूंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट अजीब है ना, जो कहते हैं कि आईपीओ मार्केट में जो चला वो मिला नहीं, जो मिला वो चला नहीं, जो मिला और चला उसमें ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया नहीं, हाँ, है ना। ये वो वाला था आईपीओ। मैं आपको इसमें कुछ नंबर्स दिखाता हूँ। अगर आपने अप्लाई किया फिजिक्स वाला में और मोरलेस आपको पूरा अलॉटमेंट मिला होगा, रिटेल को 5,000 रुपये का मुनाफा, स्मॉल एचएनआई को 70,000 रुपये का मुनाफा, और बड़े एचएनआई को 3.3 लाख का मुनाफा सीधा लिस्टिंग पर। स्टॉक मार्केट बहुत अजीब चीज़ है ना, मतलब लोग बड़े बड़े आईपीओ के पीछे भागते हैं, उन्हें मिलता नहीं है, फिर वो लिस्टिंग में चेज़ करते हैं। 2-3 एग्जांपल देता हूँ। टाटा टेक सबने चेज़ किया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सबने चेज़ किया, आज तक पैसा नहीं बना। ये किसी ने चेज़ नहीं किया, एक ही दिन में पैसा बन गया। मतलब एक सब उम्मीदों से ऊपर जाकर लिस्टिंग हुई। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद जो इनकी गुडविल है, इन्होंने जब वो स्टार्ट किया था विद नोबल इंटेंशन एट द टाइम ऑफ कोविड, उसका इनको फल मिल रहा है। जो भी है, मैं इस चीज़ को खैर कम समझता हूँ इसके लिए, लेकिन जो भी है, अगर मुझसे पूछा जाए कि पिछले 4-5 साल में अगर प्योरली लिस्टिंग के हिसाब से सबसे शानदार लिस्टिंग अगर कोई हुई तो मैं इसको कहूँगा, जहाँ पर सिर्फ 2 टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ, जो एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब हुआ, वो 45% गेंस के साथ लिस्ट हुआ है। फिनोमेनल, बिल्कुल शानदार लिस्टिंग फिजिक्स वाला की, और आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। शानदार लिस्टिंग, उसके बाद भी चल रहा है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और घोड़े की रफ्तार और सिसडी स्टॉक्स की एक वो चीज़ रह गई एक्चुअली, वो बार बार रह जाती है मुझसे। थैंकफुली मुझे आपने याद दिला दिया। रफ्तार के घोड़े में सबसे पहले तो फिजिक्स वाला ही है। ऑब्वियसली उम्मीद से कहीं बेहतर लिस्टिंग किसी ने नहीं सोचा था, उस लेवल की लिस्टिंग यहाँ पर हुई। उसके अलावा आप देखें जीएमआर एयरपोर्ट टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ 100 रुपये के ऊपर निकलने के बाद। यहाँ पर भारती एयरटेल श्रेया, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मोमेंटम और नए शिखर पर हाई। और फेडरल बैंक, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शानदार पॉजिटिव कमेंट्री रही। फिसड्डी शेयरों में मैं आज सिर्फ एक आपके सामने पेश करूंगा, वो है केन्स टेक। ईएमएस शेयरों में लगातार मंदी का ट्रेंड है। एलएनटी की एंट्री के बाद से लगातार इसमें कमजोरी रही है, हमने बात भी की थी इसकी उस समय पर, और 6% के करीब आज इसमें वीकनेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। कहाँ आज खरीदारी होती हुई नजर आई है, क्योंकि रिकवरी है मार्केट में, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ज़्यादातर खरीदारी
जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए वहीं आपके स्क्रीन पर अभी आएगा। भारतीय एयरटेल आज जिसने पार्टिसिपेट किया करीब करीब 2% अप आज के सेशन में। एक्सिस बैंक देखिए पूरे बैंकिंग स्पेस ने लीड किया इस रिकवरी को, तो करीब करीब 2% एक्सिस बैंक शुरुआत से ही मजबूत था। एशियन पेंट्स चलता हुआ नजर आया आधा फीसदी और पावर ग्रिड में भी करीब करीब 1% की तेजी फिलहाल देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट्स शानदार यहाँ पर रैली 6% अप, और आगे चल के समझेंगे भी कि दरअसल क्यों है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स के साथ। फेडरल बैंक अगेन बैंकिंग स्पेस से 2.5% अप। वोल्टास जब से रिजल्ट आए उसके बाद से नीचे आ ही नहीं रहा, 1.5% आज के भी सेशन में चलता हुआ। हुडको कल से शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही 2.5% अप पर, लेकिन कमज़ोर रहे इंटरग्लोब एविएशन 2% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा 2% नीचे। हिंडाल्को में पूरा मेटल स्पेस हालांकि कमज़ोर है तो करीब करीब 1.5% ये टूटा। बजाज फाइनेंस में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा केन स्टैक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, 6% की गिरावट यहाँ पर, काफ़ी बड़ा डेंट। आइनॉक्स विंड टूट गया 3.5%। सेल अगेन पूरे मेटल स्पेस में कमजोरी तो 2% ये गोता खा गया। और कमेंस में भी लगभग आप देखें तो 2.5% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और कार्य का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट समिति इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष बहिती, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर जतिन मोहता बताएंगे आपको केन स्टैक में गिरावट क्यों है, साथ ही समझेंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स क्यों भाग गया। 2:25 पर यतिन ही बताएंगे आपको कि केमिकल शोरूम में गिरावट क्यों है। 2:35 पर भारत पर मॉर्गन स्टैनली की खास रिपोर्ट लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। 2:45 पर मनीषा गुप्ता बताएंगे आपको क्रिप्टो में तगड़ी बिकवाली क्यों है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर जिससे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक मैंने चुना है आज वो है रिलायंस मेनलैंड। रिलायंस के अकेले कंधे पर मार्केट ऊपर चला है। ट्रेड करा रिलायंस 1525 के आसपास। 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज अपमू मिला है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और अपमू मिलना चाहिए, मोमेंटम है। स्टॉप लगाना चाहिए करीब रिलायंस पर 1521 का, करीब 4 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 540, 1540, 1550 आते दिनों में देख सकते हैं स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है रिलायंस। जी हाँ, वो जो मैंने पहला स्टॉक रखा था स्क्रीन पे, स्टैट्स इस वक्त रिलायंस के बहुत शार्प हैं और वो इंडेक्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हुए। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मेरा ट्रेड इस समय का जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया बेल ही रहेगा। बीएचईएल को अवॉइड नहीं करना चाहिए, काफी बेहतरीन पैटर्न है। इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ अ न्यू ब्रेकआउट और यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स और ओवरऑल पैटर्न में काफी स्ट्रेंथ है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 285 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 298 रुपीज के बीएचईएल में। ओके, बीएचईएल मुझे को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आपके पे क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए मेरी नजर है एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर, बेहतरीन चार्ट है, कल भी इस पे बात हुई थी। 1270 के आसपास है। अगर आप चार्ट देखें तो ये 1270 1275 यहाँ पे सप्लाई पॉइंट है, लेकिन चार्ट इतना स्ट्रांग है कि मुझे लगता है इवेंचुअली यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक पे मैं बेट लेना चाहूंगा। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। स्टॉप लॉस होगा 1260 का, 1260 का स्टॉप लॉस, और इसका स्विंग का टारगेट 1300 1310 का होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए फेडरल बैंक पे खरीदारी करनी है, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, काफी बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो फेडरल बैंक में 242 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 251 रुपए 251 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश टेबल्स हैं। चाहे तो 245 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 245 का कॉल ऑप्शन, उसमें आपको 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 1.50 रुपए का, और 6 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। मानस सुबह हो या शाम फेडरल आपके नाम, सुबह भी आपकी कॉल थी ना? नहीं, आज मेरा कॉल नहीं था फेडरल बैंक। अच्छा, सुबह किसकी कॉल थी फेडरल की? अच्छा, राजेश पालवी जी की थी। हाँ ठीक ठीक ठीक, याद आया। अरुण गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मुझे लग रहा है एनबीएफसीज में काफी अच्छा मोमेंटम है।
तो M&M फाइनेंस को खरीदारी की सलाह रहेगी, 320 के आसपास चल रहा है। इसमें क्लियर फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है और 335 तक के टारगेट्स इसमें निकल के आ रहे हैं, तो करंट लेवल पे बाय करें। 335 का टारगेट रहेंगे और 314 का स्टॉप लॉस। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M फाइनेंशियल यहाँ पर खरीदारी की राय 2% अप, आज के सेशन में डेज हाइपर कर रहा है कारोबार। टेक्निकल कॉल्स ले लिए हैं हमने और सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। गाबासन ने रिलायंस उठाया खरीदारी की राय। डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। हालांकि टारगेट प्राइस 1550 तक के देख रहे हैं, रिलायंस में 1521 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी ने BHEL पर दाव लगाया है, यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। 298 का टारगेट देख रहे हैं, वो 285 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। राज्य सातपुते जी, एक्सिस बैंकिंग स्पेस में से एक्सिस बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ 1310 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी ने फेडरल बैंक की वकालत की, शानदार परफॉर्मेंस स्टॉक्स ने भी दिखाया है। आज के सत्र में 251 का टारगेट और 242 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने M&M फाइनेंशियल चुना है और यहाँ पे खरीदारी की राय डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। 335 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 312 का स्टॉप लॉस वो देख रहे हैं फिलहाल। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं। मयूरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट को देखते हुए कौन सा काउंटर आपको अच्छा लग रहा है जहां पे हाथ लगाया जा सकता है? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक PSU बैंक्स एक अलग ही ट्रेजेक्टरी में चल रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक बेसिस बहुत सिंपल है कि इनके जो नंबर्स आए थे ये काफी एनकरेजिंग रहे हैं अब तक का। तो हमें लगता है आई थिंक सिलेक्टिव PSU बैंक जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हम बुलिश है ही। बट लार्ज कैप्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। हमें लगता है आई थिंक जो नंबर स्टेट बैंक के आए थे, जितनी प्रोविजनिंग इनकी बुक्स पे हुई है, आज जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है SMA1, SMA2 बुक का जो न्यू स्प्रेड्स का प्रदर्शन रहा है और एक्सपेक्टेशन GNPAs NPAs की गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, एक रेंज बाउंड रहने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं विद द वर्स्ट ऑफ कासा डिटोरेशन बिहाइंड देम, इवन ऑन सच अ ह्यूज बेस दैट SBI इज क्रिएटेड। कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि अर्निंग स्टेडी स्टेट रह सकती है। तो विद इन लार्ज PSU बैंक्स, स्टेट बैंक हमारे वॉच लिस्ट पे, रेटिंग, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो सारे पहलू हम कैंसिलिंग में देखते हैं, ये बैंक फुलफिल करता है। ओके, SBI है मयूरेश जी की वॉच लिस्ट पर, तो इस पर आपको देना है ध्यान ना। चलिए एक बार ज़रा निफ्टी वापस अब हल्का सा थोड़ा सा लोअर लेवल्स की तरफ आता हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब डे हाई से थोड़ा सा वापस फिसल रहा है। वो न्यूट्रल टेरिटरी में जब भी आप जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्की सी गिरावट आएगी। केन्स टेक्नोलॉजीज वापस देखते हैं, इस बार ज़रा करीब करीब अब 6% नीचे है ये स्टॉक। इस पर कुछ देर में बात करेंगे। इसके अलावा और क्या नीचे है? पेटीएम में भी आज बड़ी गिरावट, करीब करीब 2-2.5% नीचे, और दूसरी तरफ GMR एयरपोर्ट ये करीब करीब 6% ऊपर। लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस भारती एयरटेल में है। भारती में करीब करीब 2% की रैली। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। भारती के अलावा कोई और टेलीकॉम स्टॉक है जिस पर बाय बनता है, या फिर इसकी देखा देखी कोई और स्टॉक जहां पर बाइंग हो सकती है, या भारती रहेगा प्रेफर्ड पे? तो आफ्टरनून अनुज जी, आई थिंक जो हमारी एक एंसिलरी प्ले है, भारती की सब्सिडरी है भारती हेक्साकॉम, इस पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एंड एज अ डिस्क्लेमर वी कंटिन्यू होल्डिंग भारती हेक्साकॉम हमारे डोमेस्टिक और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। हमें लगता है जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जा सकता है, टैरिफ्स हैव बिकम क्वाइट रीजनेबल ना, और जैसे कैलिब्रेटेड वे में यहाँ पे भी टैरिफ इंक्रीजेस होंगी, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द सर्कल्स दैट हेक्साकॉम इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ, वहां पे एक स्टेडी स्टेट ट्रैक्शन देखा जाएगा। At the same time, I think the number of subscribers है, both in terms of the fixed band, broadband usage, और जो household subscribers है, यहाँ पे हमें लगता है I think एक exponential growth देखा जा सकता है। And because of all these factors put together, I think जो एक operating leverage play out हो सकता है भारती हेक्साकॉम में, ये काफी significant हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों के लिए। Obviously, I think with rate increases जो हम expect कर रहे हैं डायरेक्ट वायरलेस मोबाइल में, यानी दैट अफेक्ट्स भारती जियो वेरी वेरी पॉजिटिवली। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डिस्काउंट कंपोनेंट रहता है बिटवीन मोबाइल एंड द ओवरऑल ब्रॉडबैंड टैरिफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ, आई थिंक वहां पे भी थोड़ा सा इजाफा देखा जा सकता है। आई थिंक विथ इंक्रीज्ड हाउसहोल्ड्स एंड इंक्रीज टैरिफ्स, कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे हिसाब से एटलीस्ट FY27 FY28 पे प्ले आउट हो सकता है। तो आई थिंक एज एन ऑल्टरनेटिव टू भारती एयरटेल, मुझे लगता है भारती हेक्साकॉम is something that we continue liking at markets. ओके, अल्टरनेटिव टू भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम का बाय कॉल है 1828 पे।
अच्छा, केन्स टेक्नोलॉजीज, अभी हम कुछ देर में बात करेंगे इस पे पैनल के साथ और यतिन के साथ भी, लेकिन विद इन ईएमएस सेगमेंट अगर आप देखें तो एक डाइवर्जेंस है। इस पूरे स्पेस में पेन है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, मीडियम लॉन्ग टर्म एवरेजेस वायलेट कर रहे हैं। बट लुक एट डिक्सन मानस, मैं थोड़ा सा ओवरनाइट ट्रेडिंग में भी ये सेंस करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ देर के लिए वीकली पे इसको रीड किया, कुछ देर में फिर डेली पे। अमूमन आई मीन 2025 में 200 डेवा माइनस की इस ट्रेजेक्टरी में इसमें बाइंग आ रही है। एक बार आई थी 2 अप्रैल को, एक बार आई थी 24 जून को, और थर्ड इंस्टेंस एग्जैक्टली रेप्लिका अगर आप देखें उसी का ही है 18 नवंबर को। जो लोग ऊपर हैं 18,000 19,000 के ट्रैप्ड, 15,751 का ये मार्क चार्टिकली आपको थोड़ा एडिशन करने की राय दे रहा है या नहीं? देखिए, एक बाउंड बैक देखने को मिल सकता है जिसमें जो 17,600 से गिरावट देखने को मिली थी उसको 50% या तो 61.80% रिट्रेस कर सकता है स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो कम से कम 16,250 के टारगेट के लिए 15,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अभी जो जो लोग ऊपर की तरफ फंसे हैं 18,000 या 17,500 पे, उनके लिए यहाँ पर एवरेज करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे ख्याल से सबसे सही समय है जब 16,250 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये मान सकते हैं कि 17,500 या 17,700 के लिए स्टॉक तैयार होगा, तब आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अभी एवरेज करना लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा जल्दी लगता है। ओके, अभी थोड़ा जल्दी लगता है। चलिए एक काम करते हैं, बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे और एक्सीडेंट ऑफ द डे की। जी हाँ, जीएमआर एयरपोर्ट जो आज का हीरो ऑफ द डे और केन्स टेक जो है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। दोनों शेयर्स लेकर आइए एक बजरा। जीएमआर करीब करीब 6% ऊपर और केन्स करीब करीब 6% नीचे। श्रेया और यतिन से समझते हैं दोनों शेयर्स में जो मूव आए। पहले ऑब्वियसली जो विनर है उसकी बात करते हैं। जीएमआर, श्रेया आप बताइए पहले। बिल्कुल, देखिए जीएमआर एयरपोर्ट शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में 6.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। यूटिलिटी और कंजम्पशन बिजनेस मॉडल वाली शानदार कंपनी है। आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इस पे हाल फिलहाल में अब जेफरीज की रिपोर्ट भी आ गई है। वो कह रहे हैं आउटलुक काफ़ी बेहतर है, इसलिए एबिटा का अनुमान उन्होंने बढ़ा दिया है, 3 से 7% तक बढ़ा दिया है। और वो कह रहे खरीदारी कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर की, और टारगेट प्राइस उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे आए हैं। 115 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, 13% का अपसाइड जेफरीज को नजर आ रहा है जीएमआर एयरपोर्ट पे। इसकी बात करें तो कम ट्रैफिक के बावजूद जो क्वार्टर 2 नतीजे रहे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। स्टैंड अलोन एबिटा 74% अनुमान से ज़्यादा रहा साल 3 साल। और उसके पीछे के कारण की बात करें तो इनका जो मजबूत नॉन एरो बिजनेस है उसने भी ग्रोथ दिखाया है। दूसरे कारोबार से सपोर्ट मिला है जीएमआर एयरपोर्ट को। अगर जहाँ थोड़ी कमी रही दिल्ली एयरपोर्ट के अपग्रेड की वजह से, वहाँ पे उसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो भी सेकंड हाफ में और अच्छा हो जाएगा। तो सेकंड हाफ में और अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। रिटेल और ड्यूटी फ्री से यील्ड को सपोर्ट मिला है, उससे बेहतर हुई है यील्ड। आंकड़े रख देती हूँ आपके सामने। ब्लेंडेड एरो यील्ड पर पैसेंजर अगर आप देखें तो वो 69% साल 2 साल बढ़ा है और 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इजाफा देखने को मिला है। नॉन एरो यील्ड पर पैसेंजर में भी इजाफा 17% साल 2 साल, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बढ़ी है। और अगर आप बात करें कंपनी की कम से कम नॉन एरो रेवेन्यू की, तो वो करीब करीब 14 से 15% करने की प्लानिंग है। तो काफ़ी अग्रेसिव प्लानिंग कंपनी की तरफ से, और वो आंकड़े स्क्रीन पे प्ले आउट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में। आज का हीरो ऑफ द डे, आज का हीरो ऑफ द डे जीएमआर एयरपोर्ट। क्लियरली यहाँ पर शानदार तेज़ी है। इस पर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद केन्स टेक की बात करेंगे। मयूरेश, जीएमआर पर क्या व्यू है अब? नहीं, जिनके पास आई थिंक बने रहने चाहिए, क्योंकि आई थिंक 2-3 चीजें जो ये कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आई थिंक जो नॉन एरो रेवेन्यूज हैं, यहाँ पे जो ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज अपनी ला रहे हैं, और स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर ऑर्डर्स फ्लोइंग देयर वे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स पे, मेंटेनेंस के हिसाब से भी एंड विद टेक्नोलॉजिकल एडिशंस एज वेल, आई थिंक यहाँ पे आई थिंक एबिटा मार्जिन्स में एक पॉजिटिव प्रभाव देखा जा सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है बिजनेस एक्सरसाइज की, दैट हैज लार्जली प्लेड इन द प्राइस। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्राइस में शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। बट ये नए बिजनेसेस जैसे कंट्रीब्यूट करना चालू कर देंगे, आई थिंक जो रिपोर्टेड ईपीएस नंबर्स रह सकते हैं वो रिलेटिवली बेहतर रह सकते हैं। तो आई थिंक द मार्केट्स आर गेटिंग मोर एंथ्यूज्ड विद द फैक्ट कि ऑल दीज एलिमेंट्स विल प्रोबब्ली प्ले टुगेदर, और जो अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी ये बेटर हो सकती है थोड़ी देन व्हाट द मार्केट इज प्रोबब्ली एक्सपेक्टिंग।
ओके, बिल्कुल करीब करीब 6.5% ऊपर। अब मार्केट का आज मूड माहौल थोड़ा अच्छा होता तो शायद ये आज टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद और ऊपर जाता, लेकिन खैर एनीवे शानदार मोमेंटम में है स्टॉक। दूसरी तरफ है केन्स टेक, ये क्यों इतना गिरा हुआ है आज के ट्रेड में? पूछते हैं जरा यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। 6% नीचे क्यों? हाँ, वो लगता है किसी ने गाड़ी तेज चलाई और ब्रेक लगाना भूल गए। आज सुबह ब्लॉक डील यहाँ हुई और ब्लॉक डील के बाद एकदम से स्टॉक ऊपर नहीं आया। इनफैक्ट 6,015 रुपए के आसपास, 600 करोड़ रुपए के आसपास का वॉल्यूम हुआ। प्रॉब्ली यहाँ एक फंड ने अपने शेयर बेचे, क्योंकि शेयर होल्डिंग देखें तो अब बहुत कम फंड्स के पास इस क्वांटम के शेयर्स हैं। ब्लॉक डील की कुछ जो वैल्यूएशन समझ में आ रही है वो लगभग 500-600 करोड़ रुपए के बीच समझ रही है, और जैसी डील हुई वो डील प्राइस के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो स्टॉक बिल्कुल ही डेज लो पे अपना कारोबार शुरू कर रहा है फिर से एक बार। सो लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड काफ़ी क्रूशल रहेगा, क्योंकि शायद यहाँ ब्लॉक में लीकेजेस की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है। इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद CLSA की भी कोई खास राय नहीं बनी काउंटर पे। 6,375 रुपए के टारगेट दिए। Q2 का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन कैश फ्लो कन्वर्जन कमज़ोर रहा कंपनी का। कंपनी के रिसीवेबल्स बढ़े और आगे जाके जो कंपनी के केपेक्स प्लान्स है उससे भी शायद कैश फ्लो पे असर पड़े, ऐसा CLSA का मानना था। तो शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत आउट ऑफ फ्लेवर है। ऊपर के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा फंड सेलिंग के कारण स्टॉक में आज 6% का गोता। जी बिल्कुल, ब्लॉक डील और उसका असर देखने को मिल रहा है, गोता लगा गया स्टॉक। लेकिन यतिन जी, सिर्फ केन्स ही नहीं, 5 और कंपनियों में आज ब्लॉक डील हुई है, और वो कौन सी ब्लॉक डील हुई है जरा बताएंगे, उस पर प्रकाश डालिए। तो आज अगर हम देखें तो कुल मिला के श्रेया 9,500 करोड़ से ज़्यादा की डील्स हो गई हैं रिपोर्ट। शायद इससे आंकड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके सामने एक बार एक रखता हूँ। सबसे पहले एम्फेसिस, यहाँ 9,500 करोड़ रुपए के आसपास में से 4,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, लगभग आधा। और यहाँ प्रमोटर यानी ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी ने अपना हिस्सा बेचा, करीब 9.5% इन्होंने हिस्सा अपना मोनेटाइज किया। पेटीएम में भी अगर हम देखें तो सैफ पार्टनर्स अपनी इकाई के जरिए 1,600 करोड़ का माल इन्होंने बेचा, और यहाँ भी अगर हम देखें तो 2% इक्विटी का ट्रांजैक्शन हुआ। कुल वैल्यू ट्रांजैक्शन की 1,600 करोड़। एमक्योर फार्मा में 500 करोड़ की ब्लॉक डील हुई, जहाँ बेन कैपिटल ने अपना हिस्सा बेचा। और ब्लैकबक की बात करें, जिंका लॉजिस्टिक्स, यहाँ भी अगर हम देखें तो 240 करोड़ यहाँ प्रमोटर्स के ग्रुप ने हिस्सा बेचा। 12 महीने के लॉक इन जरूर है अगले ट्रांच के लिए, लेकिन हाँ, यहाँ फिर से एक बार ब्लॉक डील हुई। ITC में प्री मार्केट 1900 करोड़ की ब्लॉक डील हुई, और जैसे कि मैंने पहले कहा, केन्स में भी 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील्स हुई। तो कुल मिला के जो वैल्यू है डील्स की आज 9,500 करोड़ के पार दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक डील दिवस आज, और जितनी डील्स हुई आज पूरे दिन में क्रैक, उसका एक विवरण था यहाँ पे। हालांकि कोलैप्स केन्स में था और पोस्ट डील, और आपने CLSA का व्यू भी सुना इस स्टॉक पे। केन्स, हालांकि देखिए टेक्निकली मैं इस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ, सुबह भी अनुज और मैं बात कर चुके थे, तो बहुत बात नहीं करेंगे। इट्स अ मेगा ब्रेकडाउन। अब इस इशू से बाहर निकलते हैं। GMR एयरपोर्ट्स पर डिस्कशन हो चुका है। एक दो स्टॉक्स बोले के आते हैं जो अब नई तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। स्क्रीन पे रखिएगा मारुति, प्लीज दिखाइए, आधा % ऊपर। फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक कोलैप्स जो हुआ था पोस्ट अर्निंग्स, नवंबर महीने में पहली बार बाइंग विजिबल है। प्रकाश सर, ऑटो में इस वक्त मारुति की प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है? जिस प्रकार का OI एडिशंस है, इन द मनी पुट में राइटिंग, मारुति भी कोई ट्रेड लग रहा है सर आपको पॉसिबल इस वक्त? कल से तो मूव अच्छा लग रहा है, लो लेवल से बाउंस मिला करीब 5-6 दिनों से, लगता है कि अप मूव है मारुति में। अब ट्रेड कर 15,921, लेकिन ये 16,200 तक अगर ट्रेड देखते हैं तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी की अप मूव मिले। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, और स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 15,850 का। आज का मोमेंटम थोड़ा कम है, लेकिन कह सकते हैं कि आज ये पॉज है टू अ नेक्स्ट मूव, क्योंकि कल अच्छा मूव था, आज पॉज है, फिर शायद एक कल अप मूव होना चाहिए। एक रनिंग करेक्शन बन सकता है मारुति में। ओके, रनिंग करेक्शन बन सकता है मारुति में यहाँ पर। चलिए काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स लेते हैं अब। गाबा सर, राजेश जी और अमित जी से लेंगे कैश कॉल्स। गाबा सर, बताइए आपका कैश कॉल। मेरा ध्यान है KPR मिल्स पर। KPR दिल कर रहा है 1122 के आसपास ट्रेड करता है, सेटअप के हिसाब सही है। 4-5 हफ्ते के बाद एक अच्छा अप मूव मिला है, और स्टॉप लगाना चाहिए 1100, मतलब 22 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1170 टू 1200, ये एक जोन है, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन बाय एंड होल्ड है KPR में, इसमें स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ, नथिंग टू वरी। KPR मिल्स। ओके, KPR मिल स्ट्रेंथ नजर आ रहा है चार्ट्स पे, तो गाबा से की पिक हो गई। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं?
जी, गाबा सर ने एक्चुअली जो मैंने स्टॉक ट्रैक किया था वो बोल दिया है, लेकिन उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज एम फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था बैक बाय वॉल्यूम्स। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया था। 10 और 20 डेमा पे ये कंसोलिडेशन ने होल्ड किया है। वहां पे काफी टाइट कंसोलिडेशन था और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि वापस यहाँ पे एक अपटिक आ रहा है विच इज बैक बाय गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। तो 322 का प्राइस है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 315 रुपए का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 340 के। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश जी कॉल्स में? अ, जी वीरेन जी, देखिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस पे मेरी नजर है। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट। नेकलाइन 900 के आसपास थी। 923 करंट मार्केट प्राइस है। अगर आप चार्ट देखें इसका, पर्टिकुलरली डेली चार्ट, तो वीरेन जी लगता है ये 940 इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन चांसेस है कि 960 तक जाए। 922 चल रहा है। लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस होगा 910 का। ओके, इंडिया चलिए। शेल्टर। इंडिया शेल्टर, ये हो गई राजेश जी की पिक। दिखा दीजिए ज़रा स्टॉक कहाँ पर है इस समय। ठीक है, अच्छे मूव्स हैं इस समय, 3% ऊपर। यतिन के पास वापस चलते हैं। आज बहुत कुछ कवर कर रहे हैं यतिन। और केमिकल सेक्टर, अब यहाँ पर हालत ख़राब है, ऐसा क्यों यतिन? देखिए, केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके Q2 नतीजे में लोगों को लग रहा था कि मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी सेकेंड हाफ में रिकवरी होगी, लेकिन जिस तरीके से केमिकल के दाम में कटौती आपने देखी है, ग्लोबल चाइना में ओवर सप्लाई है, यूएस मार्केट्स और यूरोप मार्केट्स में खपती कम है, तो शायद सेकेंड हाफ में जो मैनेजमेंट पहले बता रहे थे Q1 में कि शायद सेकेंड हाफ बेटर रहेगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इनफैक्ट 80 से 90% जो केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्होंने एक नेगेटिव सरप्राइज Q2 में दिया है। और सेंट्रम की जो रिपोर्ट है, यहाँ उन्होंने ये बताया है कि जो प्राइसिंग और डिमांड है, दोनों ही तरफ आपने एक डबल वैमी होता हुआ देखा है। डिमांड में कोई रिकवरी नहीं है और अगर हम बात करें प्राइसिंग में, तो प्राइसिंग यहाँ से घटता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम Q2 की ग्रोथ देखें FY26 बेसिस पे, तो साल दर साल बेसिस पे अगर हम देखें तो SRF की केवल 6% ग्रोथ रही है। विनती ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरो, फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां हैं जो अपने अपने सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स हैं, यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट रहा है। इनफैक्ट नवीन फ्लोरिन और रोजारी बायोटेक शायद यही एक दो कंपनियां हैं इक्का दुक्का जहां आपको 25 से 45% की ग्रोथ आती हुई नजर पड़ रही है। और शायद नवीन फ्लोरिन ने एक आउटस्टैंडिंग नंबर था पूरे सेक्टर का Q2 में। लेकिन अगर हम केमिकल प्राइसेस की ट्रेंड देखें, जो की रॉ मटेरियल्स हैं या जो की प्रोडक्ट्स हैं, आप इथिलीन के दाम देखिए 13% साल दर साल नीचे हैं। पीवीसी की बात करें, पॉलीप्रोपिलीन की बात करें तो 8 से 15% की गिरावट है। एसीटोन जो दीपक नाइट्रेट का एक बड़ा प्रोडक्ट है, यहाँ 27% का साल दर साल डिक्लाइन है। सोडा ऐश की तो बात ही मत कीजिए, यहाँ 30% का आपने डिक्लाइन देखा है। हालांकि टीडी और कॉस्टिक सोडा में थोड़ी बहुत प्राइस रिकवरी है, लेकिन जो की केमिकल्स हैं यहाँ अभी भी पेन आपको दिखता हुआ नजर पड़ रहा है। और शायद इसीलिए बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने केमिकल शेयर्स के जो टारगेट्स हैं वो कट किए हैं और शायद करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आपको सारे के सारे लक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं केमिकल सेक्टर में। ओके, केमिकल सेक्टर्स की हालत खराब फिलहाल। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए डिटेल में। लेकिन मयूरेश जी, कुछ काउंटर्स हालांकि कमज़ोर मूड माहौल में भी आज ठीक ठाक कर रहे हैं केमिकल स्पेस से। अतुल देख रही थी मैं, साथ ही कोरोमंडल, नवीन फ्लोरीन, पिडिलाइट। आपको केमिकल स्पेस कैसा लग रहा है फिलहाल? क्या आप सहमत है सेकंड हाफ और आने वाले क्वार्टर्स में और प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर अभी भी बेहतर स्थिति में? और ऐसे मूड माहौल में कोई केमिकल स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो लंबी अवधि के नजरिए से, जहां पर हाथ लगाया जा सके? नहीं, तो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के हिसाब से आई थिंक यतिन इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो जेनेरिक केमिकल्स रहते हैं, यहाँ पे चाइना का एक जो मार्केट शेयर डोमिनेंस है, ये काफी सिग्निफिकेंट है। और इसलिए आई थिंक जो प्राइसिंग होती है वो हमेशा आई थिंक डिटरमाइन होती है डिमांड पे और चाइना के सप्लाई पे। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट्स है वहां पे थोड़ी स्थिरता देखने मिल रही है एज वी स्पीक, बट दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि अनलेस डिमांड कम्स बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं एब्सोल्यूट एबिटा आउट परफॉर्मेंस का, वो थोड़ा म्यूटेड ही रह सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक विद इन द बास्केट इटसेल्फ NFL नवीन फ्लोरिन ने आई थिंक आउटस्टैंडिंग नंबर्स पोस्ट किए थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, और इसलिए आई थिंक एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है। एग्रोकेमिकल्स एज अ थीम आई थिंक जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, क्वार्टर्स से, आई थिंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। एक्सटेंडेड मॉनसून्स, जो आज वाटर लेवल्स हैं, उसके वजह से आई थिंक जो राबी सीजन का हार्वेस्ट और आउटपुट रह सकता है वो रिलेटिवली बेटर रह सकता है। और इसलिए आई थिंक जो लीडिंग एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हैं, कोरोमंडल हुआ एज एन एग्जाम्पल, आई थिंक
मेरे ओपिनियन में आई थिंक विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन और इनपुट कॉस्ट ऑल्सो रिमेनिंग रीजनेबली सबड्यूड, कहीं ना कहीं आई थिंक लेवरेज प्ले आउट हो सकता है। एक स्टॉक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल्डिंग हमारे पोर्टफोलियोज वो है एक्यूटास केमिकल्स। हमें लगता है आई थिंक जो नीश एरियाज में कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं अब तक इंक्लूडिंग Q2, एक्यूटास केमिकल्स के जो अगले 2 वर्षों के नंबर्स हैं ये स्टेडी स्टेट रह सकते हैं। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा स्पेस में, बट विद इन दीज पॉकेट्स सिलेक्टिव एग्रोकेमिकल्स और सिलेक्टिव स्पेशलिटी केमिकल्स शायद थोड़ा बेहतर है। ओके, केमिकल स्पेस पे ये मवेश जी का टेक। इस बीच एक मेहमान आशीष बहेती इस पैनल में मौजूद चुके हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बहुत ही टाइट रेंज में स्टॉक इंडेक्स आज, अभी स्टॉक स्पेसिफिक चॉइस क्या है आपकी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, बीएससी के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में ये बरकरार है बीएससी, और जिस हिसाब से इसने इंट्राडे के सेशन में भी होल्ड किया अपने गेंस को, वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। तो यहाँ पे 2810 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है 2900 और 2950 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये इस समय बीएससी पर एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। मानस जी से, आशीष बहेती जी से और अरुण कुमार बंती जी से जोड़े हैं हमारे साथ। मानस जी, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए भारतीय एयरटेल के 2140 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 28 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको 18 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं भारतीय एयरटेल के 2140 के कॉल ऑप्शन में। ओके, भारतीय एयरटेल मानस जी के पे। अरुण कुमार मंत्री जी, आप बताएं। श्रेया जी, अगेन मारुति मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम में है, और जैसे ये 16,000 के आसपास आएगा, मुझे लग रहा है और कवरिंग स्टॉक में आ सकती है। तो 16,000 के कॉल को बाय करने की सलाह है, करंट लेवल के आसपास बाय करें। आज का लो 69 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में मुझे लग रहा है 195 वहां तक के टारगेट्स में आ सकते हैं। तो मारुति का 16,000 का कॉल बाय करके चल सकते। ओके, मारुति जिस चीज़ पे फोकस कर रहा था, देखिए वो स्टैट्स पे क्लियरली विजिबल है। अब जरा इसका ओआई एडिशन देखिए 11%। क्या बिल्डअप है मारुति की 16,000 की कॉल में। आशीष बहेती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरेन जी, सोना कॉमकास्ट, इसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली है लोअर लेवल से। आज इंट्राडे में स्टॉक ने 20 डेमा से के लो से रिगेन किया, और यहाँ पे 490 की जो कॉल चल रही है एटीएम 9 रुपए के करीब ट्रेड करे, इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 7 रुपए का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 13 और 16 रुपए तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ धमाकेदार ऑप्शंस। अच्छा, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की मॉर्गन स्टैनली की, जो मान रहे हैं कि 2026 में सेंसेक्स 95,000 तक जा सकता है। जी हाँ, और 2026 में उनका ये भी कहना है कि मैक्रो के आधार पर शेयरों को चुनना बेहतर रहेगा। बाजार को ज़्यादातर रिस्क ग्लोबल कारणों से ही होंगे। सुदर्शन के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई ने ये नोट लिखा है। उनके अनुसार इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है, और उसको आगे जाते हुए स्ट्रेंथ ही मिलेगा। उसका मेन कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्शन। अगर जो कोई रिस्क देखने को मिलेगा तो वो मेनली ग्लोबल नेचर में रहेगा, ग्लोबली नेचर रहेगा। और 2026 मैक्रो के आधार पे आपको मेनली स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा। अब आते हैं सेंसेक्स के टारगेट पे। 2026 एंड का जो उनका टारगेट है, बेस केस का टारगेट है 95,000, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। और अगर जो इस करंट लेवल से देखेंगे तो वो अपसाइड होगा ऑलमोस्ट 12% का। अगर जो बुल केस की बात करें तो वहाँ का टारगेट है ऑलमोस्ट 1,07,000, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 26% ऊपर है। और अगर जो बेयर केस की बात करें, जिसका प्रोबेबिलिटी है 20%, वहां पे टारगेट है 76,000, और करंट लेवल से अगर जो बात करें तो वो होगा डाउन साइड ऑलमोस्ट 10%। अब आते हैं सेक्टर की बात करते हैं, कौन से उनके प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। उसका कारण ये बोल रहे हैं कि अर्बन डिमांड में लास्ट कुछ एक महीने में रिकवरी देखी गई है, और उसके कारण जो है वो कंजम्पशन को बूस्ट करेगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट अनाउंस किया है वो भी इस सेक्टर के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल। उसका मेन कारण है कैपेक्स पिकअप। सिर्फ गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप नहीं, इवन प्राइवेट में जो आगे जाते हुए कैपेक्स पिकअप देखेंगे वो पॉजिटिव होगा इस सेक्टर के लिए। तीसरा है फिनेंशियल्स। उसमें ये बोल रहे हैं कि आपने लास्ट कुछ एक महीनों में
सुन रहे होंगे, कंसोलिडेशन ऑफ PSU बैंक्स और इवन डीरेगुलेशन। तो ये कारण है, इनको लगता है कि ये बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कुछ एक सेक्टर्स पे इनका व्यूज न्यूट्रल है। फर्स्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि इनको लगता है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव करेगी एंड उसका कारण है क्योंकि लास्ट कुछ एक महीने में रूरल का जो ग्रोथ रहा है ऑब्वियसली अर्बन के ग्रोथ से अच्छा रहा है, तो ये एक मेन कारण है। दूसरा है टेक्नोलॉजी, उनका इसमें ये बोलना है कि AI डिबेट जो चल रहा है वो डिमांड को हर्ट कर सकता है, लेकिन फॉरसिबल फ्यूचर में एटलीस्ट नियर टर्म में वो अर्निंग्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं कुछ एक सेक्टर जिसको इनका लीस्ट प्रेफर्ड कहें या नॉन प्रेफर्ड सेक्टर्स। फर्स्ट है यूटिलिटी, जहां पे उनका अंडरवेट स्टांस है। रीजन क्योंकि ये सिक्लिकलिटी नेचर का है। दूसरा आता है एनर्जी, क्योंकि यहां पे वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स प्रेफर कर रहे हैं ग्लोबल सिक्लिकल्स पे। और तीसरा आता है हेल्थ केयर, अभी ये डिफेंसिव नेम्स अवॉइड कर रहे हैं। लास्ट है मटेरियल्स, क्योंकि ऑलरेडी सिक्लिकल्स में जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल्स के थ्रू ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये वो। तो अब आगे देखना हो कि अगले एक साल में हम 76,000 जाते हैं या 1,07,000 हिट करते हैं सेंसेक्स पे। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही जो आपने उठाया, सेंसेक्स में कौन सा आंक पे देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सुदर्शन जानकारी के लिए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट डिटेल में पेश करने के लिए। कौन से सेक्टर्स पर वो ओवरवेट हैं, साथ ही कौन से सेक्टर्स अभी फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर जी चर्चा भी कर रहे थे इस पर्टिकुलर काउंटर की, और अगर ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखा जाए तो थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे नजर आ रही है। भारत फोर्ज रखिए एक बार स्क्रीन पर 1% की रैली के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। इसके अलावा सोना कॉम्स रखिए, सोना BLW प्रिसीजन, यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी के साथ ये भी अब डे हाई के आसपास लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। राजेश सातपुते जी, भारत फोर्ज या फिर सोना BLW प्रिसीजन, कौन सा काउंटर चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और क्या हिदायत इन स्तरों पर? देखिए श्रेया, अगर मुझे दो में से एक चुनना है देन भारत फोर्ज। अच्छा, भारत फोर्ज किस लिए? क्योंकि भारत फोर्ज एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, जिसका अगर आप सपोर्ट देखें तो इसका 1380 के आसपास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 1410 है। तो ये जो करीबन 30 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 5 या 6 दिनों से। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है। सामने एक्सपायरी है अगले हफ्ते, तो ऑब्वियसली अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है करंट लेवल से तो भारत फोर्ज में आएगी, जिसका टारगेट 1450 होगा। तो अगर बाय करना है देन यूज डिप्स 1410 के, सॉरी 1380 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके, भारत फौज आपकी प्रिफर्ड चॉइस 1397 पे ट्रेड करता हुआ। आज पूरे ऑटो में भी फिर एक बार अच्छा मूव है, चाहे वो मारुति हो। आप भारत फौज को देखिए, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप TVS मोटर्स को भी देखिए तो बायस आयशर मोटर्स, जिसमें 2 रोज़ पहले 50 डे टूटा था, शॉर्टिंग हुई थी, उसमें आज रिवर्सल है। थोड़ा सा बाजार इस रेंज में आके 2 से लेके लगभग आप समझिए 244 हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मूव ही नहीं कर रहा है। बट मैं थोड़ा सा देख रहा था उन स्टॉक्स को जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग है। बहुत कम केस है शॉर्ट कवरिंग वाले। एक टोरेंट पावर है, एक TVS मोटर्स है शॉर्ट कवरिंग, मतलब बहुत हद तक शॉर्ट वाले को हमने आज बैक फुट पे नहीं रखा। अच्छा, लॉन्ग्स कहाँ पे है? GMR एयरपोर्ट्स, एक है ऑरविंदो फार्मा, उसके बाद भारती एयरटेल, कॉनकॉर, पेज इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, सोनाकॉम और पिडिलाइट। पिडिलाइट 1% ऊपर है। जरा पिडिलाइट लिखाएंगे स्क्रीन पे प्लीज़ आशीष जी। मेरे ख्याल से ये आपके ट्रेड्स में था भी 1490, अभी भी ये कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठीक इस प्राइस पे 1490 से लेकर 1505 के बीच में 3 बड़े एवरेजेस हैं आशीष जी, बट बाइंग है आज, लॉन्ग एडिशन है। आपको लग रहा है क्या कोई इस रेंज से बाहर निकल के कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही है पिडिलाइट में? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो 1500 का कॉल राइटर का जोन है, जहाँ पे करीब करीब 9 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है, वहाँ उसको चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। और अगर उसका ब्रेकआउट आता है जो कि 20 डेमा भी वहीं प्लेस्ड है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है जो कि सिर्फ 1540 से लेके 1570 तक भी दिखा सकता है। तो सर्टनली खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1460 का SL करे मेंटेन, और 1540 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। पिडिलाइट पर फिलहाल ये व्यू शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में 1% अप आज के सेशन में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। जी बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि भारी गिरावट देखने को मिल रही है क्रिप्टो बाजार में। अक्टूबर में रिकॉर्ड $1.25 लाख के पार निकलने वाला बिटकॉइन अब करीब करीब $90,000 तक फिसल गया है।
क्या इस गिरावट के पीछे के कारण, ये समझाने के लिए मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी मौजूद हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। क्या हो गया बिटकॉइन में ऐसा? वेल, काफी कुछ हो गया। जैसे आपने कहा, बहुत शार्प गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो पहले तो वही आपको बता दें, जैसे आपने कहा $126,000 छूने के बाद 90,000 के नीचे के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। एक बेयर मार्केट यहाँ पर बन चुकी है। ओवरऑल अगर मार्केट कैप यहाँ पर हम देखें तो $4.4 ट्रिलियन का ऑल टाइम हाई इस साल में देखने को मिला था। वो मार्केट कैप अब गिर के $3.1 ट्रिलियन रह गया। तो यानी कि $1.2 ट्रिलियन की तो गिरावट ऐसे ही देखने को मिली है। अब पिछला एक महीना अगर देखें तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वहां पर हमने करीबन $600 बिलियन की गिरावट आते हुए देखी है। यानी कि लिक्विडेशन यहां पर जोरदार देखने को मिली है। अगर आप 2025 का साल देखें तो इसे आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ अच्छी खासी तेजी का था, खरीदारी थी, यूएस में रेगुलेशंस अच्छे आ रहे थे। लेकिन ये साल इसलिए भी जाना जाएगा कि इस साल हमने हैक्स, फ्रॉड्स, हाइस्ट और साथ ही साथ जिस तरह का रग पुल होता हुआ देखा है वो भी काफी बड़ी मात्रा में आए हैं। यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है ये दिखाता है कि इस साल में क्रिप्टो एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास होने के साथ साथ होते होते रह गया, क्योंकि अब जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले एक महीने में देखने को मिली है, ज्यादातर क्रिप्टोज अब इन द रेड यहां पर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरह की इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आई है वो आपको बताती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर इस एरिया में बनती हुई नजर आई हैं। उनके हिसाब से $28 बिलियन यहां पर अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखा है पिछले 2 सालों में क्रिप्टो ग्लोबल एक्सचेंजेस पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न है। इसकी वजह से थोड़ी सी और बेरिशनेस हमने मार्केट्स में आते हुए देखी। साथ ही साथ अगर आप बाइनेंस को देखें तो उन्होंने कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। तो बाइनेंस में करीबन $400 मिलियन का हमने वॉलेट मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ देखा ह्यूऑन ग्रुप की तरफ से, जो कि एक कंबोडियन कॉन्ग्लोमरेट है। $220 मिलियन का यहाँ पर OKX, जो कि एक अदर एक्सचेंज है, यहाँ पर भी हमने कारोबार होता हुआ देखा। साथ ही साथ $900 मिलियन यहाँ पर हमने बाइनेंस में आता हुआ देखा सर्विस के थ्रू नॉर्थ कोरियन हैकर्स की वजह से। तो काफी सारे नेम्स और इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम बढ़ते हुए देखी। साथ ही साथ ये जो स्टडी है वो ये कहती है कि जो एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड यहाँ पर करीबन $4 बिलियन स्कैम्स के तौर पर यहाँ पर अटैच किए जा सकते हैं। क्रिप्टो टू कैश ऑपरेशन जो है वो भी $500 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया है। तो चिंताएं यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं। मुनाफा वसूली लोगों ने ली है, एक ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ये कॉइन लॉन्ड्री की तरीके से जो खबर आई है उसका एक बहुत बड़ा असर हमने क्रिप्टो के सेंटीमेंट पे पड़ता हुआ देखा है, और कुछ और गिरावट शायद उस वजह से आगे जारी भी रह सकती है। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय को समझाने के लिए। तो क्रिप्टो में एक मेजर कोलैप्स। चलिए, तो एक फैक्टर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे सारे अगर आप देखें तो ये इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज क्या मेजर स्लाइड है। खैर, शुक्रिया मनीषा जी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। वक्त हो चला है हमारे 4 का चौका ट्रेड्स की, और पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी के सौजन्य से आएगा। FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते, 4 का चमत्कार अमित सेठ जी, और साथ ही साथ मिड के फंडा में रेश जोशी जी। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, AU बैंक 2 दिन पहले भी हमने इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया था, और हमें लग रहा है कि अब जिस हिसाब से इसमें तेजी बन रही है इसे ऑप्शन के थ्रू ही चेज करना चाहिए। 920 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 12.5 के करीब ट्रेड कर रही है। ₹10 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। 17 और ₹20 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक 920 की कॉल। आज का FNO सुपरस्टार राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए भारती पे ही नजर होगी क्योंकि बहुत कम चॉइसेस है आपके पास लॉन्ग के लिए। तो जहां पे भारती में एक ब्रेकआउट है 2140 के ऊपर, तो भारती में पोजीशन बना है 2150 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस होगा 2140 के नीचे 2135 का, और पोजीशन लेके जाए करीबन 2180 से लेके 2200 तक का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा। इट्स अ न्यू ब्रेकआउट इन भारती। इट्स अ न्यू ब्रेकआउट इन भारती, और FNO सुपरस्टार के राजेश जी की पिक हो गई। चार्ट का चमत्कार अमित जी, कौन सा स्टॉक नजर आया आपको? जी श्रेया जी, TVS मोटर्स एक अच्छे जोन से थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है लगभग 50 डमा से, और मंथली वीकली चार्ट्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये पुल बैक काफी अच्छे जोन से कल के इनफैक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग था। इसे बाय करें। 3483 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 3440 का, 3440 का, और टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे 3558। ओके, TVS मोटर ये होगी चार्ट का चमत्कार के पिक। अब मयूरेश जी, मिड कैप फंडा के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे?
तो श्रेय जी, आई थिंक पीएम इंडस्ट्रीज यहाँ पे अगर पुल बैक आता है, थोड़ा चल चुका है रिजल्ट्स के बाद, बट अगर पुल बैक आता है तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर्स काफी एनकरेजिंग रहे थे पीएम इंडस्ट्रीज के। ऑटोमोटिव सेगमेंट में एक लार्ज मात्रा में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। विद इन ऑटोमोटिव आई थिंक जो ये मेन काम करते हैं, automotive LED lighting, that contributes almost 45% of the product mix, followed by automatic lighting, not the LED lighting part. और फिर rear mirrors, plastic molded parts, etc. Large part of the market इनका OEMs है, large part of the market two wheelers है, which almost contributes 97%. तो कहीं ना कहीं I think जो volume mix रह सकता है ऑटोज में, टू व्हीलर्स का प्रावधान थोड़ा ज्यादा रह सकता है। और इसके मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कैपेसिटीज है इनके पास, जो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, हैविंग थ्रू अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर अबाउट एडिंग, मार्जिन्स शायद बेहतर हो सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक का, एंड द बैलेंस शीट लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें लगता है आई थिंक जो एक ओईएम मिक्स भी है आज टीवीएस मोटर से लेके होंडा, इंडिया, यामाहा, सुजुकी, आइशर और रिप्लेसमेंट मार्केट जो अच्छी खासी मात्रा में ग्रो हो रहा है, सारी चीजें आई थिंक उनके अर्निंग में फेवर कर देता है। तो अगर ये स्टॉक पुल बैक देता है तो इस स्टॉक पे जरूर। ओके, पीएम इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल है। हमने शुरुआत की थी आज 4 का चौका की आशीष बहती जी के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। आपके स्क्रीन पे आएगा, पहला ट्रेड उन्होंने पिक किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और 920 की स्ट्राइक कॉल 1720 के लक्ष्य के लिए। राजेश सतपुते जी ने फिर सुपरस्टार पिक किया, ट्रेड रहा उनका आज भारतीय तेल फ्यूचर्स, स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्यूट है 2180 2200 का लक्ष्य यहाँ पर। उसके बाद अमित जी ने आज 4 का चमत्कार पिक किया और ट्रेड रहा उनका टीवीएस मोटर्स की 3550 के लक्ष्य के लिए कॉल बाय। और मयूरेश जी ने अभी फेम इंडस्ट्रीज को अपना बाय ट्रेड पिक किया और आज का मिड कैप फंडा। स्क्रीन पर वही 25,942, ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो चुका है निफ्टी यहाँ पर। ऑप्शन राइटर्स को पूरा स्कोप देता हुआ एक विन विन सिचुएशन के लिए। कुछ स्टॉक्स जो कि मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा कोलैप्स कर रहे हैं, जरा एक बार लेके आइए। अभी तक आज फार्मा में बहुत स्टॉक्स की बात नहीं हुई, बट लुक एट सिप्ला। ये मानस हम लोग लॉरस में, हम लोग दिवीज में, हम लोग बायोकॉन में काफ़ी मशरूफ रहे, बस सिप्ला ने नवंबर की सीरीज़ में बहुत कुछ गवाया है। आपको यहाँ किसी मेजर कोलैप्स का फियर अभी भी लग रहा है क्या 15-20 के नीचे? देखिए, पॉइंट ये है कि स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है और वापस विजिट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज को। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 15-14 1514 के स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर उसके नीचे फिसला तो वापस मेरे ख्याल से 1490 या 1480 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने का लेवल है 1540 के ऊपर। अगर 1540 के ऊपर निकले तभी स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग बनाने चाहिए। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो ये समय सिप्ला पर एक व्यू हो गया। आज एक्चुअली एक दो स्टॉक्स हैं जो थोड़े से सरप्राइजिंग हैं गिरावट में। उनमें एक और है इंटरग्लोब एविएशन। बाय द वे निफ्टी पर ध्यान रखिए, क्योंकि ठीक है डे लो पर तो नहीं है, लेकिन वापस एक मिनी कोलैप्स आया ज़रूर है। जब हम दोपहर को शायद 2 बजे शो की शुरुआत कर रहे थे तब करीब हम 26,000 पर थे, है ना, ऑलमोस्ट 26,000 पर थे। अब एक सेकेंड राउंड ऑफ डिक्लाइन आ रही है। ये आई थिंक अगेन बिकॉज ग्लोबल मार्केट इतनी वीक है और नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी करीब 150-200 पॉइंट नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिस्क लग रहा है कि कल वापस गैप डाउन ना देखना पड़े। ये एक कारण हो सकता है। मतलब एक बार अगर फ्रेश डेटा तो फायर करिएगा। मैं एक बार तब तक आपको देख के बता देता हूँ कि इस समय एग्जैक्ट स्टेटस क्या है नैस्डैक फ्यूचर्स का और डाउ फ्यूचर्स का। और ग्लोबल यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी नीचे हैं एक्चुअली। डैक्स करीब 1% नीचे है। जर्मन फ्रेंच मार्केट यहाँ पर भी गिरावट है काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा तो इम्पैक्ट है। ये गलत है डेटा, ये आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ है, शायद इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं एक बार, उसके बाद इससे ज़्यादा नीचे आई थिंक। चलिए काम करते हैं। ये देखिए, हाँ, ये मार्केट काफ़ी प्रेशर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। वेलकम बैक। चलिए, अब जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली देखी हमने, लेकिन
कहीं ना कहीं मामला आकर बार बार 26,000 पर फंस रहा है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों, जबकि बैंक निफ्टी में तो शानदार तेजी है और काफ़ी आउट परफॉर्म भी कर रहा है बैंक निफ्टी? अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल लेवल्स का प्रेशर है, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कोई गंभीर मामला है या कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जो मार्केट को परेशान कर रही है। आई थिंक कई बार हमने देखा है पहले भी कि एक टेक्निकल लेवल ऐसा इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उसको कवर करने में मार्केट को समय लगता है, काफ़ी बार रिबाउंड होते हैं वहाँ से, पर देर सबेर वो हो ही जाता है। सो आई थिंक फंडामेंटल मुझे नहीं लगता कोई भी वरी है। जितने भी रिजल्ट्स हमने देखे रिजल्ट सीजन में, मैं कहूँगा काफ़ी बेटर था पिछले क्वार्टर से, कमेंट्री भी पॉजिटिव है। और ये जो टेक्निकल करेक्शंस हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3 महीने से भी, रिजल्ट सीजन के पहले भी, आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी ही है। फ्रैंकली मैं थोड़ा बायस्ड हूँ लॉन्ग साइड पे, पर वो इसलिए कि मुझे अगले 3 साल 5 साल के अगर हम इतना व्यू रखें, इतना समय का, तो मुझे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो आई थिंक कुछ समय की बात है, किसी भी दिन आप मार्केट आप न्यू हाइस पे देखेंगे। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं अभय जी आप मार्केट को लेकर, लेकिन कुछ काउंटर स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मेरा सवाल आपसे, आज जिस तरीके से केन्स टेक गिरा है 6% के करीब, इसको लेकर आपका व्यू क्या है? और जिस तरीके से पूरे ईएमएस स्पेस में थोड़ी हमें एक बदलाव देखने को मिल रही है, हालांकि आपने पिछली दफ़ा कहा था कि आप काफ़ी पॉजिटिव है स्पेस को लेकर, क्या आपका स्टैंड वही है अभी और इस पर्टिकुलर काउंटर पर आपका व्यू? जी डेफिनेटली श्रेया, देखिए मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगी इसमें, और ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है सारे स्टॉक्स काफ़ी ईएमएस के। तो उस डिस्क्लेमर के साथ हमारा व्यू कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या है कि ये जब रिजल्ट आता है, ऐसे केन्स का भी रिजल्ट आया, तो मार्केट में एक थोड़ा टेक्निकल रिएक्शन उसका देखने को मिलता है। कभी स्टॉक 5% ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने जो रियल लेवल है उस पर वापस आ जाते हैं। ये जो स्टोरीज भी हैं जो हम देख रहे हैं पूरे ईएमएस में, ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, तो इनको क्वार्टर दर क्वार्टर देखना कि ये एक बड़े स्टैब्लिश बिजनेसेस हैं, मुझे लगता है थोड़ा गलत है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स एलिवेटेड हैं, तो वहां पे मिस करने का बिल्कुल भी इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर जो मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने देखी, नॉट सिर्फ केन्स की बल्कि जो बाकी हमारे बड़े ईएमएस प्लेयर्स हैं, सिरमा एसजीएस है, एम्बर है, डिक्सन है, और भी नए जो इमर्ज हो रहे हैं, तो ओवरऑल कमेंट्री, डिमांड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। तो अगेन, रादर देन लुकिंग एट इट फ्रॉम वन डे कि एक दिन में क्या हुआ, एक हफ्ते में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को लेके और थोड़े समय तक भूल जाना पड़ेगा। और यही स्टॉक्स हैं जो अपने करंट लेवल से मार्केट कैप रेंज करती है इनकी 10,000 करोड़ से लेके 11-12 हजार करोड़ से लेके 40-50 हजार करोड़ की मार्केट कैप, यहीं से मल्टीप्लाई कर निकलेंगे आपको अगले 1-2 साल में। श्रेया अभय जी प्रणाम, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बीते 4 दिन की जो लिस्टिंग्स रही आईपीओ मार्केट में, या फिर कह लीजिए कि कुछ प्रमोटर्स ने बहुत कुछ छोड़ा टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए। लुक एट फिजिक्स वाला, लुक एट ग्रो, ग्रो ने तो कमाल ही कर दिया। खैर 5-7 दिन में क्या 100 रुपये का 190 रुपये स्टॉक जा चुका है। हालिया की लिस्टिंग में अगर आपका कहीं पर कोई इंटरेस्ट हो, या फिर प्री आईपीओ भी आप गए हो लॉन्ग? जी देखिए, ये जो लिस्ट हुई हैं सारी कंपनीज, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनका बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिडली एस्टैब्लिश्ड है, प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये जो पुराने हमने, वीरेंद्र आपको याद हो 4-5 साल पहले जब एक दौर था जब कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज की लिस्टिंग हुई थी, सबके यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रोकन थे, लॉस मेकिंग कंपनीज थी। अब अच्छी बात ये है कि ये जो सारी कंपनीज अब लिस्ट हो रही हैं, ये ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, और सबकी लीडरशिप है अपने स्पेस में, सब नंबर 1 प्लेयर हैं, और नंबर 2-3 का तो आता पता ही नहीं है। तो इस इन्वायरमेंट में ये कंपनीज बढ़ती रहेंगी, अपने अर्निंग्स को भी ग्रो करेंगी, रेवेन्यू को भी ग्रो करेंगी, मार्केट शेयर प्रेजेंस सबको ग्रो करेगी। चैलेंज ये है कि जो वैल्यूएशन है इनका अब, वो काफी साल के ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है, और अग्रेसिव ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है। तो वीरेंद्र, मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें सावधानी की जरूरत है कि आप इनको अपने ट्रैक पे रखें, रेडार पे, जैसे हमने भी रखा है। पर अभी मुझे नहीं लगता कि इस एलिवेटेड वैल्यूएशन पे इनको लेने में रिटर्न कैसे बनेगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अभी कंपनीज अच्छी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बिल्कुल
कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन अब किस वैल्यूएशन पर लेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा। अब फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर आपकी पसंदीदा स्टॉक्स क्या होंगे? वो जो एक दो हमने डिस्कस किए थे, उनके अलावा कोई और नए नाम आपके लिस्ट में आए हो तो? जी अनुज, हमने फोकस वहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में है फार्मा में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप है वो काफ़ी डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं और वहाँ पे अल्फा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, जबकि वो भी कंपनीज ग्रोथ कर्व पे हैं। पर मुझे लगता है कि जो स्मॉल और मिड कैप है उसमें एक आइडिया तो हमने डिस्कस किया था, सेनोरेस, जो 2-3 हफ्ते पहले या महीने भर पहले। आई थिंक वो कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे आए और वो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसी ट्रैक पे चल रही है। एक उसमें दूसरा डोमेस्टिक सीडीएमओ प्लेयर है जो हमने ऐड किया है रिसेंटली, अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, वो है विंडलास। तो हमें लगता है अगेन एक छोटी कंपनी है जिसने काफ़ी मेहनत करी है अपने बिजनेस को कैपेक्स में डेवलप करने की। तो फार्मा में व्यू बहुत पॉजिटिव है अनुज, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा रिटर्न बनेगी स्मॉल और मिड कैप कंपनी से, जो कि अब एक इनोवेशन के दौर से गुजर रहे हैं रादर देन लार्ज जेनरिक फार्मा कंपनीज। ओके, मिड और स्मॉल स्पेस में, फार्मा स्पेस में अगर आप देखें तो वहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। लेकिन एनर्जी स्पेस को लेकर हमारी कम बातचीत होती है। अग्रवाल जी, एनर्जी एज ए स्पेस आपको कैसा लगता है और यहाँ पे नतीजे कैसे रहे, और इस स्पेस में कोई आपकी प्रिफर्ड पिक? देखिए, जो एनर्जी डेवलपर है श्रेया, वो मुझे लगता है काफ़ी कमोडिटी बिजनेस है, तो जितना उसमें रिटर्न बनना था, जो एक आर्बिट्राज था, वैल्यूएशन आर्बिट्राज था, वैल्यू आर्बिट्राज था, वो आई थिंक प्ले आउट हो गया है पिछले साल भर में। तो वहाँ पे कोई बार्गेन्स नहीं बचे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली ग्रो करते रहेंगे क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, प्लस डिमांड एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। पर रिटर्न फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स मुझे नहीं लगता कि वो मार्केट बीटिंग रिटर्न होगा एनर्जी सेक्टर से। अगेन फुली डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं, लार्ज बैलेंस शीट है, लार्ज कंपनीज हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। तो फॉर अ फंड लाइक अस दैट फोकसेस ऑन मिड एंड स्मॉल कैप्स, हमारे लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं दिख रही है। एडजेसेंसीज हैं जिसमें आप प्ले कर सकते हैं, लाइक एक्सचेंज हो या कोई एनर्जी एक्सचेंज है इस तरह से। पर जो पावर प्रोड्यूसर, एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट बीटिंग रिटर्न्स आएंगी अगले साल भर में। ओके, अच्छा अभय जी, ऑटो में आपने, आपके पीएमएस ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और कार ट्रेड आपकी एक बहुत अच्छी कॉल थी, विच इज़ ऑल्सो आई एम ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। कुछ और ऐड किया आपने ऑटो में? ऑटो में देख रहे हैं एक दो, एक कंपनी है जो काफ़ी करीब है उसको ऐड करने के। मैं होपफुली जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने वो हमारा कूलिंग पीरियड में है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। पर मुझे लगता है अगेन स्मॉल एंड मिड ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंपनीज हैं उसमें जो 25-30% के ग्रोथ कर्व पे हैं साल दर साल अगले 3 से 5 साल के। थोड़े वैल्यूएशन आपको ट्रेडिशनल मीट्रिक पे महंगे लगे, पर अगर कोई कंपनी इस एनवायरनमेंट में 25-30% ग्रो हो रही है अगले 5 साल के लिए, तो उसका 50 टाइम पी मल्टीपल भी मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगा नहीं है। तो वीरेंद्र, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो मैं आपसे उसके बारे में भी बात करूंगा। ये कोई टेक्सटाइल स्टॉक्स या कोई मरीन स्टॉक्स टाइप का कुछ लिया जाए क्या ट्रेड डील से पहले, या फिर थोड़ा रिस्की होगा इस समय मामला? जी, मुझे अनुज, आपको भी मालूम है ये कितना डिसअपॉइंटिंग रहा है पूरा सफर ट्रेड डील के बारे में लेके। हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेट अभी लेनी चाहिए ये एज्यूम करके कि ये डील कब होगी। मुझे ऑल्सो ऐसा भी लगता है कि ये मल्टी स्टेज डील होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अनाउंसमेंट आएगा कि ये पूरी ट्रेड डील हो गई और अब सब ठीक हो गया। मुझे लगता है कि ये 2, 3, 4 स्टेजेस में होगी, एक सेक्टर बाय सेक्टर। वो कब होगी, किस फॉर्म में होगी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है, आई थिंक होने दें, तब भी कोई बड़ा लॉस नहीं होगा किसी का अगर वेट कर लें उसकी। ओके, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट एंड वॉच है फिलहाल इस टेक्सटाइल और मरीन स्पेसेस को लेकर। अभय जी, एक स्टॉक जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया इनफैक्ट, वोल्टास के नंबर हमने देखे काफ़ी ख़राब थे और लगा कि अब तो स्टॉक एकदम गोता लगा जाएगा, लेकिन पॉजिटिवली सरप्राइज रिजल्ट के बाद चला, उसके बाद चलता ही जा रहा है। वोल्टास और इस पूरे स्पेस को लेकर आपकी राय क्या बन रही है फिलहाल?
ये देखिए एसी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशली जो एसी है कि उसमें वो काफ़ी पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट है, वो तो सबको ही मालूम है। एज अ कंज्यूमर हम खुद देख रहे हैं कि हम खुद और आसपास जो भी है एयर कंडीशनिंग जो है एकदम एक नेसेसिटी बन गई है, कोई ये लग्जरी नहीं रही है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वोल्टास जैसा लीड प्लेयर है तो उसमें वैल्यू बाइंग हो रही है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि अगेन जो इस समय वोल्टास लेगा वो ये इस भरोसे पे लेगा कि जो फ्यूचर में नंबर्स आएंगे वो काफी बेहतर रहेंगे। वोल्टास पे हमारा इतना कवरेज नहीं है तो मैं स्टॉक स्पेसिफिकली मेरा व्यू नहीं है, पर जितना मैंने देखा है एक बहुत कॉम्पिटेंट प्लेयर है बोथ B2C B2B दोनों मार्केट्स में। सो आई गेस जो इसमें रिकवरी है वोल्टास में वो एक वैल्यू बाइंग की तरह ही देखनी चाहिए इस समय। नियर टर्म ट्रिगर्स भी हैं डेफिनेटली, मुझे लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। ओके अभय जी, कमोडिटीज में आपके पास क्या है? केमिकल, विद सीमेंट, विद मेटल्स, अभी आप क्या प्ले कर रहे हैं इसमें? ये कमोडिटी में हमारा ना हम वीरेंद्र एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि क्या बेट लें, क्योंकि हर एक मेटल कन्वर्टर जो है, मेटल कंपनी है, वो अलग तरह का बैलेंस शीट है, अलग तरह का मैनेजमेंट है, अलग तरह का फोकस है, किसी का डोमेस्टिक बिजनेस है, किसी का इंटरनेशनल है, सो बेट करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने एक छोटा उसमें एलोकेशन रखा है थ्रू एन ETF जो आई थिंक 10 या 12 स्टॉक्स जो है मेटल के वो कवर करता है उसको वो ETF। तो आई थिंक वो बेटर प्ले है मेटल्स में। दो मुझे लगता है कि जिस तरह से टेक्निकल एक सपोर्ट बन रहा है ग्लोबली मेटल्स के लिए, एक 15-20% की रैली इन मेटल कमोडिटी प्राइसेस ओवर नेक्स्ट 1 ईयर इज व्हाट आई वुड बेट ऑन। मुझे लगता है 15-20% यहाँ से मेटल प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगले 12 महीने में। उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा स्टॉक्स पे, मुझे लगता है कि उस रिलेशनशिप में ही आना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड सेफ बेट। काफी साल का हमने साइडवेज करेक्शन देखा है मेटल प्राइसेस में, और मुझे लगता है वो साइडवेज करेक्शन अब ओवर हो गया है और एक गियर अप कर रहे हैं वहां 15-20% रैली के लिए। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी है आपने, और जिन पे काम कर रहे हैं आप, पॉसिबली जब अगली बार आएंगे तो शायद शेयर भी करेंगे हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंत्रणा में शामिल होने के लिए। निफ्टी लेके आइए। निफ्टी वो कन्विक्शन, वो स्ट्रेंथ तो नहीं कैरी कर रहा है, बट लेट्स सी, आई मीन अनुज, शायद हम ग्लोबल सेटअप को थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, बट 10 डे की अभी भी ऊपर और एक्सपायरी की लोअर एज पे, बट लगी कैसी पहली तो की क्लोजिंग, और करें क्या करके लिए अनुज? बिल्कुल, देखिए एक बार वो यूएस फ्यूचर्स वापस देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी तो है यूएस फ्यूचर्स में, लेकिन हैं अभी भी रेड में ही हम। और अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन थोड़ी रिकवरी तो है, एक्चुअली काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी है। इंटरेस्टिंग होगा अगर आज यूएस मार्केट घूम गया तो कल हो सकता है गैप अप भी हो जाए। लेकिन इस समय ना बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशंस बिना हेज के मत कैरी करिए इस समय मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट करें मार्केट को, रहना अभी भी लॉन्ग ही है, क्योंकि मार्केट ने अब तक ये वर्डिक्ट नहीं दिया है कि वो वहाँ से आप बाहर जाएं। लेकिन अभी एक ग्लोबल मार्केट से एक गैप डाउन का रिस्क है, जैसा आज हुआ एक गैप डाउन, तो उसके लिए आप बिना हेज के मत लॉन्ग करें। अब ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। और बैंक निफ्टी, आई थिंक बैंक निफ्टी क्लियरली अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं इस मार्केट में तो आई थिंक बैंक निफ्टी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप देखें हर डिप पर बाइंग आ रही है, और आज भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई आपने लगाया 59,100 का। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही सेल की तरफ डीलिंग रूम्स इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले DLF और रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज अचानक से फंड सेलिंग है, और डीलर्स को लगता है कि DLF एक काउंटर है जहां STBT की ट्रेड ली जा सकती है 1 से 2% डाउन टिक के ट्रेड के लिए। तो 740 के इवेंचुअल लक्ष्य के लिए डीलर्स यहाँ STBT की एडवाइस दे रहे हैं। और उसी तर्ज पे मदरसन संवर्धना, ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स को लगता है कि लोअर लेवल्स पे 105-106 तक के स्तर आ सकते हैं, और ये काउंटर है जहाँ फिर से एक बार डीलर STBT की रणनीति सुझा रहे अपने क्लाइंट्स को। ओके, DLF और संवर्धना मदरसन यहाँ पर डीलर्स की तरफ से STBT। शुक्रिया जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स भी लेना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ गाबा सर है। गाबा सर बताइए, गुड इवनिंग, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग श्रेया। स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में दो हफ्ते का पॉज मिला, फिर एक अप मूवमेंट शुरू हुआ है। सेटअप इज गुड। 322 पे ट्रेड करा है मैंने, फाइनेंशियल स्टॉप लगाएंगे 320 का, सिर्फ 2 रुपए। मुझे लगता है 330 प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं कल M&M फाइनेंशियल। चलिए काम करते हैं, BTST कॉल को रिज्यूम करेंगे, लेकिन वो जो
पॉलिसी थी पीएसयू कॉनकोर को से रिलेटेड और रेलवे लैंड से रिलेटेड, कंटेनर से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं। कॉनकोर के सीएमडी संजय स्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं और दीपाली जुड़ रही हैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए। दीपाली, ओवर टू यू। तो हमारे साथ कॉनकोर के सीएमडी मौजूद है अनुज जी, हम सीधा उन्हीं से ही बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 बड़े कदम उठाए गए हैं, खासतौर पर कॉनकोर की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इन पॉलिसीज को? ये पॉलिसी बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। इससे रेट्स का बहुत रेशनलाइजेशन हो गया है और हमने जैसे 1000 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें से 200 कंटेनर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके माध्यम से हम बहुत सारा कार्गो रोड से रेल पे शिफ्ट कर पाएंगे। इंडस्ट्री के लिए में भी बहुत उत्साह है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो बहुत कार्गो हमारे माध्यम से लोड करेंगे और इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑलराइट सर, पहली बार ऐसा हुआ रेलवे की किसी पॉलिसी में कि जो रेट्स हैं उन्हें फ्लैट रखा गया है, 90 पैसे अब रखा गया है प्रति किलोमीटर, प्रति टन के हिसाब से। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, खासतौर पर अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें? देखिए, अभी तक रेलवे के रेट्स डिस्टेंस और वेट के माध्यम से निर्धारित होते थे और अलग अलग कैटेगरीज होती थी, कंटेनर क्लास रेट, एफए के रेट्स। लेकिन ये जो रेट अनाउंस किए गए हैं पर टन पर किलोमीटर, ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है रेलवे का, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है। कोई भी अपना सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और इससे मेरे को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम रेल पे आएगा और जिससे हम कंटेनर खरीदेंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे। सर, एक नई शुरुआत की गई है टैंक कंटेनर को लेकर, इसके बारे में भी आप बताएं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी क्या खासियत रहती है? पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए, हमने 1000 कंटेनर का ऑर्डर दिया है, उसमें से 200 कंटेनर आ चुके हैं। ये नया प्रोडक्ट है जिसको हमने लॉन्च किया है और हमने अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी सीमेंट के साथ एमओयू भी साइन कर लिया है और माई होम सीमेंट एक और कंपनी है, तीसरी कंपनी, जो कि हमारे साथ करेगी। तो इसका बहुत उत्साह है सीमेंट सेक्टर में और आगे इसमें और बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है और देखिए कॉनकोर उस इंटरव्यू के साथ साथ रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी लेकिन अब वापस स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ इस समय अच्छा मोमेंटम। ध्यान रखिए, सुबह सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तब स्टॉक डे लो पर था और तब हमने जो सबसे पहले ही न्यूज़ फ्लैश की थी, उसके बाद 512 513 से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। F&O स्टॉक है ये, ध्यान रखिएगा। तो अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी खबर आपको चाहिए तो आपको पता है आपको किस चैनल के साथ जुड़ना है। चलिए BTST कॉल रिज्यूम करते हैं। गावस्कर की ट्रेड हो गई। मानस जी, आपकी ट्रेड? तो देखिए, नया स्टॉक नहीं है लेकिन भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे एज ए BTST। 2148 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2134 का भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में और टारगेट सेट करने हैं 2180 के। ओके, भारतीय एयरटेल 2148 पे आपका बाय कॉल है। आशीष बैती जी, आपका कैरी करेंगे? जी वीरेंद्र जी, इरिडा IREDA में शॉर्ट करेंगे। इरिडा में हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अहम सपोर्ट एरिया चैलेंज हो रहा है और हमें लग रहा है वो शायद ब्रेक डाउन होते हुए देखने मिल सकता है। तो जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 150 का SL मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 145 तक का लेवल देखने मिल सकता है। इरिडा पे बिकवाली की राय आशीष बैती जी की तरफ से। अमित जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं, STBT या BTST? नहीं श्रेया जी, BTST। BHEL जो 2 बजे का कॉल था, डेज हाई पे बंद हो रहा है। मुझे लगता है कल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। BHEL अभी 289 पे ट्रेड कर रहा है, 286 का स्टॉप लॉस, 286 और टारगेट्स रहेंगे 298 के। राजेश जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी कल के लिए? अनुज जी, देखिए हीरो मोटर, मुझे लगता है कि आज इनफैक्ट कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट था, आज का दिन पॉज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो इम्पोर्टेंस है कि वो 5800 के ऊपर क्लोज दे रहा है और इसलिए हीरो मोटर लेके जाएंगे। 5770 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 5900 5950 का BTST का टारगेट होगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे। आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है लालपात लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3150 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 3240 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 3150 का स्टॉप लॉस लगा के इसको एज ए BTST लेके जा सकते हैं। चलिए अब बीरो के पास चलते हैं। मीन भाई, एक बार फिजिक्स वाला इंटरडे वापस लेकर आइए जरा। 150 क्रॉस हो गया वापस, 151
154 पर आ गया, बाप रे। थोड़ा नीचे कूल ऑफ हुआ था लेकिन वापस बाइंग आ गई यहाँ पर। चलिए वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो बताइए। जय अनुज, क्या लिस्टिंग रही है? खैर मैं आता हूँ ब्रेथ पे। निफ्टी टुवर्ड्स आई थिंक 25,906 उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। वो जो टर्बुलेंस थी, लेकिन टर्बुलेंस के लास्ट फेज में हमने जो 100 पॉइंट सरेंडर किए उसका इम्पैक्ट शॉर्ट आज विजिबल था। आज आईटी में, आज मेटल्स में शॉर्ट्स विजिबल थे, आज रियल स्टेट में शॉर्ट विजिबल थे। 133 शॉर्ट, लॉन्ग मात्र 26 शॉर्ट कवरिंग 10 में, और 43 में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो गए। तो थोड़ा सा गंभीर है ये। बाकी जेएमआर इंपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स शानदार ब्रेकआउट, फेडरल बैंक शानदार मूव, भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाई, एक्सिस बैंक बैंकिंग में लीड लेता हुआ अबाउ क्रिटिकल एवरेजेस, और कॉनकॉर अभी स्टोरी आपने देखी हुई इसकी। हुड को 2 दिन से काफ़ी अच्छी खासे मूव थे। शॉर्ट कवरिंग वोल्टास में एक खराब स्ट्रक्चर, लेकिन पोस्ट नंबर्स शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू करती हुई। एबीबी बीएचएल बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, और कैपिटल मार्केट थीम में आज बीएससी ने बहुत अच्छा मूव दिया, पर शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पर, याद रखिएगा। फ्रेश बाइंग नहीं थी। केन्स टेक कंप्लीट कोलैप्स। आपने रिपोर्ट देखी सीएलएसए की, आपने वो ब्लॉक डील देखी, उसके बाद आइनॉक्स विन, पेटीएम, डीएलएफ, कमेंस में भी आज कोलैप्स था, शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे। केन्स में आज एक मेगा ब्रेकडाउन था, कहने को इसे कहते हैं डेली चार्ट्स पे ब्रेकडाउन बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। टाटा कंज्यूमर, उबर रियल्टी, सेल, वोडाफोन आइडिया, एनबीसीसी, ये कुछ और काउंटर्स थे जहाँ पे आज कोलैप्स था। निफ्टी आईटी टुवर्ड्स क्लोज, याद रखिएगा, इज स्लिपिंग बिलो 100 EMA, यानी वो लेवल जो हमने 11 नवंबर को काट दिया था, पार कर दिया था, जिसके बाद हमें 26,000 की दहलीज पर लाके खड़ा किया था। कुछ हद तक निफ्टी आईटी का जो कंट्रीब्यूशन था वो आज खराब होता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपने बहुत सारी कॉल्स ली थी, और आई थिंक उस आईटी के मूव को आपने प्ले भी अच्छी तरीके से किया था, बट अब सिंक हो रहा है निफ्टी आईटी। एनी शॉर्ट व्यू ऑन निफ्टी आईटी, मतलब थ्रू एनी स्टॉक फ्यूचर? वीरेंद्र जी, देखिए आईटी में ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रेकडाउन्स कहीं मुझे निकल नहीं रहे कि अगर आप इन्फोसिस देखे, टीसीएस देखे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये अपने 10 डेज 20 डेज के आसपास ही है। तो प्रोबेबली मैं कहूंगा कि आईटी कंसोलिडेशन में है, तो इसलिए आई वुड लाइक टू अवॉइड शॉर्ट इन आईटी। प्रोबेबली अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे, बट नॉट एट दिस लेवल। ओके, इन्फोसिस फिलहाल ये व्यू आईटी प्रेशर में बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जिसने आज पर्टिकुलर एज ए स्पेस बात करें, रियल्टी स्पेस में काफ़ी गिरावट लगभग पर रियल्टी स्पेस का रखिएगा स्क्रीन पर चार्ट, और देखिए 2% करीब आज पूरा इंडेक्स टूटा है रियल्टी स्पेस में। फीनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज सभी में भारी गिरावट। डीएलएफ 2.5% लो था, ओबरॉय रियल्टी 2% के करीब यहाँ पे नीचे आ गया। अमित जी, ओबरॉय रियल्टी का चार्ट देखिए, और पिछले दिनों काफ़ी सुझाए गए थे रियल्टी स्पेस से स्टॉक्स। क्या इस गिरावट में हाथ लगाना चाहिए या फिर कमज़ोर नज़र आ रहा है आपको? क्या स्टार्ट्स से इंडिकेशन मिल रहे हैं? जी श्रेया जी, एक बार इसे इन लेवल्स पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऑल्दो ये पुल बैक ऑलमोस्ट 50 डेमा के आसपास आ रहा है, 1690 के आसपास है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं है कि ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है और रिवर्स कर रहा है। 1 से 2 दिन से वॉच करेंगे। अगर ये लेवल्स पे हमें कंफर्मेशन आता है 1680, 1690, देन वी मे कंसिडर। लेकिन अगर कोई भी कारणवश 1690 टूटता है तो आई थिंक देन वी आर हेडिंग फॉर 1650। रियल्टी में कंप्लीट कोलैप्स था। अब निफ्टी जो है वो 25,900 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, और सुबह जो एटर्नल में एक अच्छी कहानी बन रही थी टुवर्ड क्लोज, वो बन नहीं पाई, वो बिल्डअप नहीं हो पाई, और ये भी मार्केट के साथ सिंक हुआ, और एक बार फिर से 10 और 100 के नीचे जाके ट्रेड करने की तैयारी करता हुआ। और जो स्टोरीज आज कोलैप्स हुई उसमें डिलीवरी में आज कोलैप्स है। इसने एक अटैम्प्ट लिया था पोस्ट अर्निंग्स, जो कोलैप्स आया था उसके बाद एक अटैम्प्ट लिया, लेकिन वो भी आज सक्सीड नहीं हो पाया। मैं इस पर एक टेक चेक दे देता हूँ। आशीष भैती जी, बहुत जो लोग राइड कर रहे थे इसके पुलबैक को, इसके रिवर्सल को, बहुत कुछ तो नहीं मिला होगा, बट आज कोलैप्स भी आ गया, आज 100 EMA के नीचे भी है, शॉर्टिंग भी हुई है। आपका पोजीशन क्या कह रहा है? क्योंकि मेरे मुताबिक वो जो पूरी जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की रेंज थी वो बार बार टूट रही है लोअर एज पे।
जी प्रीति जी, सेलिंग प्रेशर तो है यहाँ पर, और एक बहुत अच्छे मूव के बाद अभी ये थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो लॉन्ग है सर्टनली उन्हें तो एग्जिट कर लेना चाहिए। एक थोड़ा सा अग्रेसिव शॉट भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 443 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है शायद इसमें 421 तक का जोन भी एक बार टेस्ट होगा। ओके, मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी वापस देखते हैं, और पिछले 15-20 मिनट में वापस प्रेशर आया, और इनफैक्ट अब हम डे लो, ऑलमोस्ट डे लो पर बंद होने जा रहे हैं। डे लो 25,880 का था, 877, और अगले 3-4 मिनट ये ट्रेंड रहा तो डे लो आ जाएगा। और एक बार जरा एडजस्टेड क्लोज लेकर आइए, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एडजस्टेड क्लोज आपको 25,900 के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि वो लास्ट के 30 मिनट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है कंसिडरेशन में, लेकिन क्लोज खराब है। और पता नहीं अब मैं क्या कहूँ इसको, क्योंकि बेटर होता है कि ये जो भी जो इंटरडे हाई था ना वो क्लोजिंग में आया होता। क्या होता है कि जब रिकवरी आई और रिकवरी फेल हुई, मेरे को दिक्कत पहली गिरावट से नहीं है। पहली गिरावट ठीक है, चलता है, वो तो एक्सपेक्टेड भी था। ये जो दूसरी गिरावट है ना, ये नहीं आनी चाहिए थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अपने आप को हेज कर लें अगर आप कैरी कर रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल जो है ना वो ख़राब हो रहा है। क्रिप्टो में भी देखें, अगर आप बिटकॉइन वगैरह में भी गिरावट आ रही है। अब अभी भी अगेन ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ मार्केट पे, व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा श्रेय मुझे लग रहा है कि हेजिंग करने की जरूरत है। बिना हेज किए ना जाए लेकर अभी फिलहाल बाजार दिन के निचले स्तरों पर, और क्रैक जाहिर तौर पर जो काउंटर्स क्रैक हो रहे, एक बार कंट्रीब्यूटर रखिएगा निफ्टी का स्क्रीन पर। जो पिछले कुछ सत्रों से स्टॉक संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो बैकफुट पर आपको नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये प्रेशर काफ़ी बनाता हुआ, जहां रिकवरी को लीड लिया बैंकिंग स्पेस ने, वहीं थोड़ा सा प्रेशर भी बैंकिंग स्टॉक से आपको देखने को मिलेगा, और जाहिर तौर पर आईटी स्पेस से प्रेशर तो है ही। एक बार आईसीआईसीआई रखिएगा स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक हाल फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर एक बार ये गिरावट का शिकार बनता हुआ नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक भी एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए। एचडीएफसी में भी भारी बिकवाली, लेकिन इन दोनों काउंटर्स को भी मैं टच नहीं करना चाहूँगी। एक बार टाइटन का रखिए स्क्रीन पर चार्ट। टाइटन खराब मूड माहौल में भी देखिए आप तो रिकवरी दिखाने की कोशिश करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर ज्वेलरी स्पेस से। टाइटन पर गाबा सर आपकी राय जानना चाहूँगी। टाइटन एज अ काउंटर, पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे थे ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी और टाइटन अच्छे से पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया। आज के लिहाज से भी देखिए मूड मॉल खराब, फिर भी आधा फीसदी के करीब तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। क्या किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर पर? लेने लायक है, अब भी 6 मिनट है बाकी। 3888 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें सेटअप में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। हायर टेंस में भी अच्छा, और ब्रेकआउट चाहिए था आज, वो भी मिल गया 3070 में, 3870 में। स्टॉप वहीं पर लगा चाहिए 3870, मतलब करीब 22-23 रुपए का होगा। मुझे लगता है 4000 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 3900, 3950, फिर 4000 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन लगे, लेकिन यस लेने लायक है, अब भी वक्त है। ओके, टाइटन 3889 कल हम जिक्र कर रहे थे। मैंने अपने पल्स में जो पहला स्टॉक रखा था वो था टाइटन। वाकई मूव अच्छे थे, और आज 3897 पे क्या गजब मूव लेके, याद रखिएगा उस फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। एक बार कल्याण लेके आते हैं, याद रखिएगा थोड़ी सॉफ्टनेस थी गोल्ड में, उसका एक इम्पैक्ट नजर आया। 490 पे ये अगर आप देखें बैकफुट पे था, तो इस पे कोई एडवांटेज नहीं था। इट्स ऑलमोस्ट टाइटन जो कि इस एडवांटेज को कैरी कर रहा है। और एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में एक लॉरस था जो कि सुबह सुबह अपना ऑल टाइम हिट करके आया, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा अपने आप को, जैसे अनुज ने भी कुछ देर पहले कहा कि हेजिंग रखिए इस बाजार में। आपके ट्रेड ग्रिप में था, अभी भी ग्रिप में होगा मेरे ख्याल से, नो डाउट अबाउट दैट, बट रिवर्सल्स विजिबल है स्क्रीन पे। 1034 का स्टॉक 1001 पे 34 रुपये सरेंडर कर देना, बट अभी 10 डे में नहीं टूटा है। मानस कुछ चिंता की बात है क्या इसमें, मतलब लॉरस में कोई एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? तो देखिए स्टॉप लॉस तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही होगा अगर आपके पास एक पोजीशन है तो 970 के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ये सही है कि आज करेक्शन देखने को मिला, और ये करेक्शन बड़ी रैली के बाद हुआ है। शायद थोड़ा करेक्शन और देखने को मिले, 990 पे 10 डे मूविंग एवरेज आता है, तो शायद वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले ले। लेकिन अगर आपके पास एक पोजीशनल ट्रेड है तो 970 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
ओके अगर पोजिशनल ट्रेड है तो होल्ड करने की राय फिलहाल लॉरस लैब्स के ऊपर आती हुई फिलहाल कुछ और काउंटर्स जहां पर और प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा था। एक बार इंडियन होटल्स रखेंगे स्क्रीन पर, इंडियन होटल और होटल स्पेस की आज हमने फिलहाल चर्चा की नहीं, हालांकि काफ़ी प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर में 1.5% नीचे दिखेगा कारोबार करता हुआ। अरुण कुमार मंत्री जी, कैसा लग रहा है काउंटर, हाथ लगाने लायक इन स्तरों पर या फिर वेट एंड वॉच की सलाह? श्रेया जी, मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करें। 722 के ऊपर ही खरीदना चाहिए। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, उसी के आसपास 2 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है। या तो 722 के ऊपर खरीदें या फिर अगर 700 के आसपास डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल लो ट्रेड जोन में है, या तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी या 722 के ब्रेकआउट पे ही खरीदने की सलाह है। ओके, इंडियन होटल्स। और जाते जाते जनाब वो लिस्टिंग ले आई, हाल की एक लेके आइए आप ग्रो और दूसरा लेके आइए फिजिक्स वाला। आइए जरा दिखाते हैं आपको 5 दिन में इन दोनों स्टॉक्स ने क्या किया। ग्रो ने 188.23, मतलब आज सुबह के इंट्राडे हाई लगाया था 194। वो तो खैर मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर था तो वो नहीं टिका, बट ओवरऑल एक फैंटास्टिक क्लोज। और फिजिक्स वाला आपकी स्क्रीन पे 46 रुपये ऊपर, और क्या गजब की लिस्टिंग रही। खैर चलते हैं अब अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया बिरू, और चलते हैं स्क्रीन पर इस क्लोजिंग को देखने के लिए। देखिए क्लोजिंग ख़राब है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए है कि टुवर्ड्स द एंड एक्चुअली यूएस फ्यूचर्स में तो रिकवरी आई, तो उसके बावजूद जिस तरीके की क्लोज आई ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ असमंजस में ज़रूर डाल रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की क्लोजिंग को मैं ख़राब मानूंगा, भले ही हम सिर्फ आधा % ही नीचे बंद हो, लेकिन जिस तरीके से मार्केट रिकवरी दिखाने के बाद नीचे आया है वो कंफर्टिंग नहीं है सिग्नल। खैर एनीवे, बैंक निफ्टी भी करीब 100-125 पॉइंट नीचे आया 58,845 पर। निफ्टी आईटी ये भी करीब 1.25% नीचे आया 35,935 के करीब रहा यहाँ पर मामला। मिड कैप करीब आधा % नीचे था, और स्मॉल कैप देखिए ये करीब 1% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन देखिए 836 बढ़ने वाले शेयर और 2100 गिरने वाले शेयर इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो ऑलमोस्ट 1:2.5 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया आपकी स्क्रीन पर। अब सेक्टोरल लूजर से स्टार्ट करेंगे। आज तो खैर लूजर्स ज़्यादा थे। हाई बीटा रियल्टी सबसे ऊपर था, 2% रियल्टी डाउन था। आईटी में करीब 1% की गिरावट थी, 1.25% की। मेटल्स 1%, तो थोड़ा सा ग्लोबल तड़का, थोड़ा सा हाई बीटा का तड़का। कैपिटल गुड्स, फार्मा और एफएमसीजी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। आज गेनर्स है नहीं आज सेक्टोरली, हो सकता है कि कोई एक आध बड़े उसमें भी नहीं है, मतलब छोटे सेक्टर्स में भी कोई खास गेंस नहीं है। हाँ, कोई भी एक छोटे से छोटा एक सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स था जो गेंस के साथ बंद हुआ, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब आते हैं निफ्टी लूजर्स पर। सबसे ऊपर इंटरग्लोब एविएशन करीब 2.25 गेनर्स नहीं, पहले मैं लूजर्स की बात कर रहा था, सॉरी लूजर्स पढ़ रहा था मैं, एक बार लूजर्स वापस लेकर आइए। लूजर्स में सबसे ऊपर इंटरग्लोब एविएशन था करीब 2.5% नीचे था इंटरग्लोब एविएशन। और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर ये भी करीब 2.25% नीचे। टेक महिंद्रा भी 2.25% नीचे। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर करीब 2% की गिरावट थी। अपोलो हॉस्पिटल्स और इन्फोसिस ये भी करीब 1.5% नीचे थे। और गेनर्स पर आते हैं अब आज के। गेनर्स में भारतीय एयरटेल करीब 0.25%, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाइटन और मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको थोड़े से गेंस दिखाई दिए। फिर जी, तो निफ्टी का क्लोज खराब, और जैसे कि कमेंट्री में कहा भी गया, 2 चीज़ें थी जो खराब हुई। निफ्टी आईटी ने आज 100 डेमा को फिर सरेंडर कर दिया ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस में। और एक और चीज़, निफ्टी मेटल इंडेक्स जो बहुत शार्प था 2 हफ्ते पहले तक, वो भी 20 डेमा के नीचे बंद हुआ। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स सीधे जिनका ग्लोबल मार्केट से सरोकार होता है आज दिक्कत में रहे। खैर, ये थी आज के मंगलवार के सेशन की पूरी अगर आप देखें तो क्लोजिंग के स्टैट्स। कल सुबह यही पैनल आपसे फिर मुलाकात करेगा, सारे समीकरण, तथ्य, ग्लोबल मार्केट्स, स्ट्रेटजीज लेकर सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में अनुज के साथ और मेरे साथ आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।